नमस्कार दोस्तों, इस बिग ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और आप जानते हैं कि एक तरफ जहां आज उधर तीसरे फेज की पोलिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम बहस चल रही है। और वो सुप्रीम बहस जो है वो चल रही है अरविंद केजरीवाल के केस को लेकर। अरविंद केजरीवाल के केस में एक बड़ा मोड़ आ गया है, उस मोड़ की चर्चा हम कर रहे हैं और यह भी देखेंगे कि आज क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के केस में आप याद रखिए कि पिछले महीने 10 अप्रैल को एक याचिका दायर की गई, और 10 अप्रैल को नहीं बल्कि याचिका तो जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी तभी दायर की गई थी कि उनकी गिरफ्तारी ही अवैध है, इलीगल है, गैर कानूनी है। और उसी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में अब लेके जाया गया है। और क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका खारिज हो गई और सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर आज तीसरी बहस चल रही है। और इस बहस के दौरान बहुत ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे, जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी हैं, तो दूसरी तरफ एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू हैं। और आज जैसे ही सुनवाई 11 बजे से शुरू हुई है, वैसे ही 11:10 से सुनवाई शुरू हुई है और वैसे ही एएसजी राजू जो हैं अपनी दलील, अपनी बात रखना शुरू कर चुके हैं। एएसजी राजू ने अपनी बातें रखना शुरू की है और उस पर सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की तरफ से। दो जजों की पीठ है, आप जानते हैं, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता। इन दोनों जजों की पीठ इस पर गंभीर सुनवाई कर रही है। और इस पीठ में इन दोनों जजों की पीठ ने जो कहा था वो बहुत महत्वपूर्ण। उसने कहा था कि चूंकि चुनाव की टाइमिंग का सवाल है और टाइमिंग के वक्त इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जैसा कहा जा रहा है इधर से अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो इनको हम अंतरिम जमानत देने के लिए तैयार हैं। जमानत लेकिन लेना नहीं चाहते अरविंद केजरीवाल। वो चाहते हैं कि उनके केस को ही डिसमिस किया जाए, गैर कानूनी साबित किया जाए, घोषित किया जाए। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी भी यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। हम दोनों पल पल की रिपोर्ट आप तक बताएंगे। कोर्ट रूम सीधे ले चलते हैं आपको, कोर्ट रूम में चल क्या रहा है, अभी तक क्या कुछ हुआ है, ये सब कुछ बताएंगे। जल्दी से एक छोटा सा शुरुआत आपसे चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कुछ कोर्ट रूम में चल रहा है? राजीव जी, आज जो है वो बारी है ईडी की तरफ से एएसजी राजू के बयान रखने की, और वो अपनी बातें वहाँ रख रहे हैं। और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये, एक तो जस्टिस खन्ना जो हैं उन्होंने ईडी को आदेश दिया है कि आप जो इस केस की फाइल है वो फाइल आप हमारे सामने पेश कीजिए, चूँकि हम देखना चाहते हैं कि अधिकारियों ने इस पर क्या नोटिंग्स की हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की फाइल अलग से पेश कीजिए, उसको भी हम देखना चाहते हैं कि इस पर क्या नोटिंग्स जो है आपके अधिकारियों ने की हैं। इसको जो है उन्होंने एक तरीके से आदेश दे दिया है कि आप हमारे सामने ये फाइलें जो रखिए। दूसरा राजीव जी कि जब वो बातें रख रहे थे एएसजी राजू जो थे, तो जस्टिस खन्ना ने बहुत सारे सवाल उनसे पूछे। और एक तो पहला यही पूछा कि उन्होंने कि आप ये बताइए कि शरद रेड्डी जो है उसकी आपने इसको गिरफ्तार कब किया। एक तो सवाल उन्होंने ये पूछा। दूसरा ये पूछा कि अरविंद केजरीवाल का नाम पहली बार कब आया आपकी जांच में, तो बताया गया कि फरवरी में आया बुच्ची बाबू के स्टेटमेंट में। फिर उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि आपने मतलब इतनी देरी क्यों की। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। और उनका ये किसी भी एजेंसी के लिए अच्छी बात नहीं है कि वो ये कहे कि साहब 2 साल हमको कोई जांच करते हुए हो गए। 2 साल में आपकी क्या प्रगति हुई ये आप हमको बताइए। कुल मिला के नक्शल में राजीव जी अभी महत्वपूर्ण बातें ये आई हैं जी। इसमें एक बात और भी कि वो ईडी ने कहा कि मैं एक विरोधाभासी फैक्ट का जिक्र कर रहा हूं जिसमें 100 करोड़ के हवाला ट्रांजैक्शन की बात कही गई है। मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज होने के बाद 1100 करोड़ अटैच किए जा चुके हैं। 100 करोड़ की बात हुई है, हवाला ट्रांजैक्शन की बात हुई है, वो भी गोवा चुनाव के समय 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन की बात हुई है। लेकिन मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज होने के बाद अभी तक हमने 1100 करोड़ रुपए की राशि अटैच की है। तो यहां पर जस्टिस खन्ना ने तपाक से पूछा कि 2 साल में ये 100 करोड़ से 1100 करोड़ कैसे हो गए? आपने कहा था 100 करोड़ का मामला, ये सैकड़ों करोड़ का कैसे हो गया? इस पर ईडी ने कहा ये पॉलिसी के फायदे हैं, जो पॉलिसी बॉन्ड जो भी लिया होगा उसके फायदे हैं। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि पूरा प्रॉफिट जुर्म का हिस्सा नहीं है। अगर कोई आपने 100 करोड़ रुपए की कोई चीज खरीदी, वो 1100 करोड़ रुपए हो गया, तो ये जुर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। जुर्म जो है वो 100 करोड़ का ही है, तो बात 100 करोड़ पे ही रखिए, ये जस्टिस खन्ना ने यहां कहा है। तो ईडी ने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तय करना है कि कौन सा बयान सही है, कौन सा सही नहीं है। यहां साफ साफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी आईओ का कहना है, आईओ का जिक्र यहां आया है। और इसके बाद ईडी यानी कि
राजू ने, जस्टिस एएसजी राजू ने कहा कि जब हमने जांच शुरू की थी तब हमारी जांच सीधे उनके खिलाफ नहीं थी। जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई, उनकी मतलब अरविंद केजरीवाल की। जब हमने जांच शुरू की तो जांच में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, लेकिन जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई, इसलिए शुरुआत में हमने एक भी सवाल उनके लिए नहीं किए थे और जांच उन पर फोकस भी नहीं थी। 25 अप्रैल 2023 को अब तक 25 अप्रैल 23 तक से अब तक हमने कोई सवाल नहीं किया था, यानी 25 अप्रैल 2023 से लेकर के अब तक हमने कोई सवाल नहीं किया। फिर जस्टिस खन्ना ने कहा कि अच्छा ये बताइए कि शरद रेड्डी को आपने गिरफ्तार कब किया? तो इन्होंने कहा कि 10 नवंबर 2022 को साहब हमने गिरफ्तार किया। सभी स्टेटमेंट कस्टडी में, यानी ये बात कह रहे हैं राजू। ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी स्टेटमेंट कस्टडी में है और सीसीटीवी कैमरे में लिए गए हैं। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत लिया गया है, स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया है और ये इंडिपेंडेंट बयान होता है अगर मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिया गया है। तो खन्ना ने कहा, जस्टिस खन्ना ने, अगर आप बयान पर भरोसा कर रहे हैं तो उन्हें एक कॉपी दीजिए। तो उन्होंने एक कॉपी भी दे दिया और भी दस्तावेज हैं कह रहे हैं। तो जस्टिस खन्ना ने कहा फिर आप इन सबको अलग कीजिए। इस केस में किसी सरकार की तरफ से किसी अफसर की पहली गिरफ्तारी कब हुई है? सरकार की तरफ से, किसी भी सरकार की तरफ से किसी अफसर की पहली गिरफ्तारी कब हुई है? तो ईडी का कहना है कि 9 मार्च को ईडी ने शरद रेड्डी का बयान दिखाया, फिर शरद रेड्डी का बयान दिखाया। ये सारी चीजें यहां चल रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिशा में यह केस जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस केस में और भी आगे की बातें कि 9 मार्च को बयान दिया गया है और फिर इसके आगे जो कुछ होता है, अमलेंदु जी आगे क्या कुछ चल रहा है जरा ये भी बताइए। दोस्तों हम आपको सीधे एक तरफ गहमा गहमी है हमारे दूसरे, आप उसमें स्ट्रीम में दूसरे लाइव में आप देख सकते होंगे हमारी सहयोगी बुशरा खानम के साथ, आप उधर भी जुड़ सकते हैं जहां चुनाव की पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दूसरी तरफ यहां पर कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल के केस को लेकर के पल पल की रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के केस में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और यहां पर कोर्ट में गर्मा गर्म बहस, गहमा गहमी का माहौल है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंह भी खड़े हैं, तो ईडी की तरफ से वहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू खड़े हैं और एसबी राजू अपनी बात, अपनी दलील वहां पर पेश कर रहे हैं। लेकिन कई सारे सवालों का सामना करना पड़ रहा है जस्टिस राजू को। आगे क्या कुछ होता है अमलेंदु उपाध्याय जी? जी राजू, जब राजू ने कहा कि जब बुच्ची बाबू का बयान जो है 23 फरवरी 2023 का जिसमें बात आई है, तो फिर उन्होंने बताया कि मुंगटा रेड्डी ने जो है वो केजरीवाल से मुलाकात की थी। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि मुझे इस तरीके से कहना चाहिए कि इस मामले में आपको फ्रंट फुट पर रहना होगा क्योंकि आप ही हैं जो धारा 19 जो पीएमएलए एक्ट की उसके तहत आपने आगे बढ़ करके काम किया है इसको लेकर के। तो उसके जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपका बचाव ये है कि इससे पहले के बयान का संदर्भ ना देना मेरे विश्वास करने का कोई आधार नहीं रखता, मतलब क्योंकि जहाँ तक याचिकाकर्ता का संबंध है वे बयान प्रासंगिक नहीं है। इसका मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले के जो बयान हैं वो चूंकि याचिकाकर्ता से संबंधित नहीं, तो इसलिए उनका कोई यहाँ हवाला देना आवश्यक नहीं, आप ये कहना चाहते हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा उनसे, राजू से। जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस सब में जाने की जरूरत नहीं है, एकमात्र बात यह है कि क्या ये विश्वास करने के कारणों में दिया गया है जी, न्यायालय स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी। धारा 19 के तहत आपका आदेश अपने पैरों पर खड़ा होगा, पूरक तरह से नहीं, यानी धारा 19 जो है उसके तहत आपका जो भी आदेश होगा वो अपने अलग होगा, वो पूरक तरह से उसकी फुलफिल उसको नहीं किया जा सकता। यानी आप उसमें कोई सप्लीमेंट्री तर्क जो है वो आप उसमें नहीं दे सकते हैं, जो मूल है उस पर आपको टिके रहना। और एक बात महत्वपूर्ण यहाँ पे यह कह भी रहे हैं कि जो पीएमएलए एक्ट की जो धारा 19 है उसके तहत ही बात कीजिए, वो बार बार खींच के ला रहे हैं जस्टिस खन्ना, बार बार मिस्टर राजू को यानी ईडी को बार बार खींच के ला रहे हैं कि आप बताइए पीएमएलए सेक्शन 19 के तहत क्या आपने गिरफ्तारी की है अरविंद केजरीवाल की, हाँ या ना, ये आप बात बताइए। आप जानते हैं पीएमएलए एक्ट की जो 19 है, धारा 19 है, वो ये कहती है ये धारा कि अगर आप किसी को, तभी आपके पास कोई साक्ष्य हो, गवाह हो, कुछ और हो, तभी आप गिरफ्तार कर सकते हैं, अदरवाइज आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो बार बार यहां जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता इसी तरफ लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप उस एक्ट के तहत बात कीजिए और आप बताइए कि क्या आपने जो गिरफ्तारी की है उस गिरफ्तारी में इस धारा का कहीं जिक्र है और उस धारा के तहत आपने गिरफ्तार किया, आपका आधार क्या है? गिरफ्तारी के आधार और विश्वास करने के कारण एक जैसे हैं ये कह रहे हैं। तो मतलब राजू कह रहे हैं, ईडी का कहना है, तो फिर खन्ना कह रहे हैं नहीं, नो मिस्टर राजू, वे अलग हैं। गिरफ्तारी के आधार यानी बेस ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड रीजंस टू बिलीव आर सेम,
ये राजू कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं नहीं, नो मिस्टर राजू, दे आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं, आप गलत कह रहे हैं। तो यहां पर एक जोरदार बहस, और यहां राजू फंसते हुए, ईडी फंसते हुए यहां दिखाई दे रही है साफ साफ। और आगे क्या कुछ होता है हमारे साथी सीधे अमलेंदु उपाध्याय जी आप बताइए। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर एक जोरदार बहस सुप्रीम कोर्ट में, और उस बहस में क्या कुछ चल रहा है, अरविंद केजरीवाल का यह केस, इस केस को हम बहुत नजदीक से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ आप हमारे दूसरे स्ट्रीम पे दूसरे लाइव आप देख सकते हैं, जहां सियासी उठापटक के बीच तीसरा मतदान, और तीसरे मतदान में कितना प्रतिशत वोटिंग, क्या कुछ चला है वो आप देखिए उधर। और इधर हमारे साथ अमलेंदु जी के साथ जुड़े रहिए और देखिए अरविंद केजरीवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, आगे क्या कुछ है। जी राजीव जी, आगे ये हुआ कि जस्टिस खन्ना ने जो है वो सवाल पूछने की है कि, और राजू ने बताया कि जो आधार पे जो गिरफ्तारी की गई है वो एक तरीके से एक ही है। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि नहीं मिस्टर राजू, वे अलग हैं। फिर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि मुंगता रेड्डी को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, मतलब क्वेश्चन किया उन्होंने, ना तो सीबीआई ने ना ही आपने। राजू ने कहा कि नहीं। जस्टिस खन्ना ने पूछा बुची बाबू को, तो राजू ने कहा कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो जस्टिस खन्ना ने पूछा कि क्या हिरासत में बयान दर्ज किए गए और क्या वे स्वीकार्य होंगे। राजू कहते हैं कि सब वो गवाह हैं और वो मतलब उनको निपटाया जाएगा, गवाह के बयान को सामने पेश किए जाएंगे। मतलब जस्टिस खन्ना ने अब जो है वो एक तरीके से कहा जाए ईडी को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू किया है, और जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें किस तरीके से ईडी ने हीला हवाली की है उसकी तरफ जस्टिस खन्ना जो है वो ध्यान उसका जो है वो खींच रहे हैं। फिर राजू कहते हैं कि साहब ये कन्फेशन का मामला नहीं है जहाँ तक ये संबंध है, और उनके पोस्ट अरेस्ट जो वक्तव्य हैं वो भी जो है कन्फेशनल है। ये राजू जो कहते हैं, जस्टिस खन्ना कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट आपके जो है वो डिबेटेबल है, यानी इस पर बहस हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि इसमें जाया जाए। हम तो केवल ये चाहते हैं कि जो सेक्शन 24 से 27 जो एविडेंस एक्ट है वो एक साथ चलें, यानी जो आपने बातें कही हैं वो एविडेंस एक्ट के में कहां तक जो है वो आती हैं, हम इस पे बात करना चाहते हैं। ये राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारी बातें जस्टिस खन्ना भी सवाल पे सवाल कर रहे हैं। राजू थोड़ा सा फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। राजू मतलब ईडी फंसी हुई दिखाई दे रही है। राजू कह रहे हैं कि किसी को यह मानने की जरूरत नहीं है कि गवाह ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताया है वो जांच एजेंसी को गुमराह कर सकता है, इसलिए जांच इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि हम पहले आरोपी तक जाएं, और इसमें कई बाधाएं हो सकती हैं। अब कृपया एमएसआर का बयान देखिए। एमएसआर का बयान, एमएसआर भी एक इसमें कैरेक्टर है, आप जानते हैं, शरद रेड्डी के पिता हैं वो, जहां तक मंगुटा रेड्डी के पिता हैं, मंगुटा ही एमएसआर है, राघव रेड्डी के पिता, राघव रेड्डी के पिता हैं, फादर हैं ये मंगुटा शरद रेड्डी, मंगुटा शरद रेड्डी। और शरद रेड्डी आपने देखा, तो ये एमएसआर के बयान को देखें। जस्टिस खन्ना कह रहे हैं आपका बचाव ये है, आप जो यहां पर डिफेंस जो आप कर रहे हैं, योर डिफेंस इज जो ये है कि इसमें पहले का जो बयान है उस बयान का रेफरेंस न देना मेरे विश्वास करने के आधार पर कोई मायने नहीं रखता। मैं आपके इस डिफेंस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं फेथ नहीं कर सकता। आप जो डिफेंस का यहां पर आप जो दलील आप पेश कर रहे हैं, और जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है वे प्रासंगिक नहीं है। मतलब कि याचिकाकर्ता ने जो बातें की हैं उसके लिए जो आप डिफेंस रख रहे हैं, डिफेंस पक्ष यानी ईडी, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते अभी तक आपने जो भी दलीलें यहां पेश की हैं। मतलब ये सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल की तरफ यह मामला जाता हुआ अमलेंदु जी दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहेंगे? यहां पे एक साफ दिखाई दे रहा है कि जस्टिस खन्ना जो सवाल कर रहे हैं और जैसी बातें, क्योंकि यहां पर जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि किसी भी केस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो 2 साल तक, लगातार 2 साल तक अगर आप उसकी जांच में ही लगे रहे तो ये कहां तक जायज है। कल को कहेंगे कि आप 2 साल और दीजिए हमको। जितनी बार, और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मामला पहले आ चुका है, खासकर संजय सिंह के मामले में, वहां कहा गया कि जितनी बार आप आते हैं एक नहीं आप वहां पर याचिका लेकर आ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं जी हमको अब इन्वेस्टिगेशन में और समय चाहिए। तो ऐसे नहीं चलता है, कहीं ना कहीं आप जांच के क्रम को रोकेंगे। और दूसरी बात, आप 1000 करोड़ 100 करोड़ की बात कर रहे थे, आज आप 1100 करोड़ की बात कर रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट मेकिंग वाला मामला है। तो उन्होंने कहा यहां प्रॉफिट यानी कि आप अगर किसी पैसा कहीं और लगाए हैं उससे आपको अगर प्रॉफिट हो गया है
तो ये यहां पर मायने नहीं रखता कि ये पूरा का पूरा जुर्म अब 1100 करोड़ पे चलेगा, जुर्म जो है वो 100 करोड़ पे ही चलेगा। तो ये सारी बातें, इसमें एक बात ये भी आई कि आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का एक आधार ये भी बनता है कि चुनाव के समय ये गोवा में गए और 7 स्टार होटल में उन्होंने रहा है, 7 स्टार होटल के खर्चे दिए इन्होंने किए हैं और हवाला के जरिए इनको पैसा ट्रांसफर हुआ है 100 करोड़ रुपए, ये सारी बातें। तो ये सब आधार बहुत ही एक बहुत सामान्य छोटा सा आधार यहां दिखाई दे रहा है। और 19 पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसका सेक्शन 19 जो है वो कहता है कि साक्ष्य गवाह के आधार पे ही किसी को आप गिरफ्तार कर सकते हैं। और बार बार कोर्ट उनसे पूछ रहा है, यानी ईडी से पूछ रहा है, कोर्ट दोनों बेंच पूछ रही है कि आधार कहां है ये बताइए। आधार नहीं बता पा रहे हैं। यहां यह भी कहा जा रहा है कि आपने जो गिरफ्तार किया है, अब अप्रैल में ये एक आदमी बयान लेता है, नाम यहां पर लेता है अरविंद केजरीवाल का अप्रैल 2023 में, और गिरफ्तार आप करते हैं 2024 में। इस बीच आप नाम तक नहीं लेते हैं और उसके बाद आप सितंबर 2023 से आपने समन भेजना शुरू किया है और 2024 मार्च में आप गिरफ्तार करते हैं। और उससे पहले उसी दिन, हालांकि अभी जिक्र नहीं आया है लेकिन यह जिक्र भी आएगा कि उसी दिन यहां हाई कोर्ट का कहना है कि आप हाई कोर्ट में कहते हैं कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल को, उसी रात 3 घंटे बाद आप गिरफ्तार कर लेते हैं। ये सारी बातें आ रही हैं यहां पर अमलेंदु जी, और क्या कुछ आगे है? जी राजीव जी, अब जस्टिस खन्ना ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया एएसजी साहब से, जो ईडी की तरफ से मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप हमें ऐसे बयान बता सकते हैं जिनमें केजरीवाल को फंसाया गया हो, या मतलब केजरीवाल का जिसमें नाम लिया गया हो, और वो किस तारीख को दिया गया है? अब राजू बगले झांकते हुए कहते हैं कि हमारे जो लिखित निवेदन है उनमें से इनको निकाला गया, उस पर मैं बाद में आऊँगा। फिर राजू जो है वो धारा 19 पीएमएल एक्ट की जो उसमें कहते हैं कि इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है सामग्री, मटेरियल जो है वो है ना कि सबूत है। सामग्री का स्वीकार होना आवश्यक नहीं है, मतलब जो मटेरियल बरामद किया गया उसको स्वीकार किया जाए ये कोई आवश्यक नहीं। तो जस्टिस खन्ना कहते हैं कि गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि वह विधायी आदेश का अनुपालन करता है, इसे स्वतंत्रता के उद्देश्य को बढ़ावा देने के रूप में पढ़ा जाएगा। यानी वो कहते हैं कि जो जिसने भी इसकी गिरफ्तारी की है उस अधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि वो पूरी तरीके से विधायी प्रक्रिया जो है, मतलब 19 जो धारा 19 की पीएमएल एक्ट है उसके तहत उसको पूरी तरीके से इसका अनुपालन करना होगा कि वो गिरफ्तारी उसके अनुसार की जाए। यानी कि आपको वो सामग्री भी बतानी होगी जो आपने बरामद की है, वो महत्वपूर्ण है, और आपको सबूत भी देने होंगे कि ये सबूत है इस व्यक्ति के खिलाफ, ये जो है इसका आरोपी है। यानी राजीव जी, अब वो फिर जो पंकज बंसल के केस का हवाला दिया गया था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो आपके पास जो उसको गिरफ्तारी के समय आपको लिखित में देना होगा और ये बताना होगा कि आपने उससे क्या। पीएमएलए में कुल मिलाकर अमलेंदु जी, पीएमएलए की धारा जो 19 है उसके तहत राजू डिफेंस ये ले रहे हैं कि वहां पे जो कहा गया है उसमें इस्तेमाल किया गया शब्द सामग्री है, यानी कि आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके पास से आपको क्या मिलता है, कौन सी सामग्री, कौन सी वस्तु, कौन सा वहां पे प्रोडक्ट मिलता है, इसकी बात है, ना कि सबूत की बात है। सबूत की बात नहीं है, सामग्री का स्वीकार होना आवश्यक नहीं है, यहां पर ये कह रहे हैं। और जबकि यहां पर जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो कानूनी जो आदेश है उसी का अनुपालन करे, इसे स्वतंत्रता के उद्देश्य को बढ़ावा देने के रूप में पढ़ा जाएगा। यानी कि आपकी आजादी, हमारी आजादी, सबकी आजादी के हिसाब से ही देखा जाएगा। आप यहां यह नहीं कर सकते कि आप अपने हिसाब से शब्दों को तोड़ मरोड़ लें, शब्दों को उसी हिसाब से आप रखें, यह बात यहां पर कही जा रही है। एक जबरदस्त यहां पर सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं जस्टिस खन्ना, और जस्टिस खन्ना की बातों से यह साफ समझ में आ रहा है अमलेंदु उपाध्याय जी कि जस्टिस खन्ना ने आज यह मूड बना लिया है कि इस पर इसकी तह में जाना चाहिए, और यह जाना जरूरी भी है दोस्तों, इसलिए क्योंकि ईडी की मनमानी इसमें बढ़ती जा रही है और ईडी की मनमानी यहां साफ दिखाई दे रही है। हम भी अपनी तरफ से यह बात नहीं रख रहे हैं, यह बात ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें आ रही हैं और जिन दलीलों के आधार पर यहां पर कहा जा रहा है, जो दलीलें, जो डिफेंस पक्ष है यानी कि ईडी है, वो जो दलीलें दे रही है उस दलील के आधार पर समझ में आ रहा है। जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि सारी सामग्री देखनी होगी, गिरफ्तारी के मानक बहुत ऊंचे हैं, आप विजय मदन लाल के विपरीत जा रहे हैं, विजय मदन लाल का जो केस है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बात। यहां पर दो मामला, विजय मदन लाल का मामला है और दूसरा पंकज बंसल का मामला है। दोनों का जो
केस और दोनों के वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट हैं, कोर्ट की का केस है, उसमें 1945 और 50 का जिक्र है और उसमें साफ साफ कहा गया है कि आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो सबसे पहले सेक्शन 50 के तहत आपको लिखित में बताना पड़ेगा कि हम आपको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम आपको वहां पर इसी सेक्शन 50 के तहत जुडिशियल कस्टडी एक जुडिशरी के तहत यानी कि किसी जज के सामने आपको इसका गवाह बनना पड़ेगा, मतलब कि वहां पर इनसे गवाही लेनी पड़ेगी। ये सारी बातें यहां आ रही हैं। तो एक महत्वपूर्ण पहलू पर यहां चर्चा, और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए भी क्योंकि जो बात यहां पर आप जस्टिस खन्ना रख रहे हैं वो बहुत, अब यहां पर एसजी भी आ गए हैं जी, एसजी भी आ गए हैं। हाँ। देखिए इस केस में एक तरफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो इस केस में अब ढीले पड़ते हुए, कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, साफ कहूं तो यहां पर सॉलिसिटर जनरल भी आ चुके हैं तुषार मेहता। अब तुषार मेहता कह रहे हैं उन्हें जमानत में जो कुछ दिखाना था वो हम पर डाल रहे हैं। ये साफ कह रहे हैं कि यानी कि अरविंद केजरीवाल के जमानत में जो कुछ दिखाना था हम पर डाल रहे हैं। तो जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि रिमांड के समय जिम्मेदारी आप पर है, जमानत के समय उस पर है। वो कहता है कि आपने बोझ नहीं छोड़ा, मतलब आपने जबरदस्ती हमारे ऊपर यह किया है, डाला है, एक बोझ डाला है। तो इस पर जस्टिस खन्ना कह रहे हैं वो सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात सही है बिल्कुल कि वो सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो राजू कह रहे हैं कि मेरा भी कहना है कि आपराधिक कानून अलग है, प्रशासनिक सिद्धांतों की का जो मामला है वो अलग है, यही कह रहे हैं यहाँ जी 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 यही कह रहे हैं। और कुल मिलाकर के राजीव जी अब जो जस्टिस खन्ना ने सवाल किए उसमें उन्होंने ये कहा कि जो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी है उसको सुनिश्चित करना होगा कि एक तो व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसका मामला है, जो कि सवाल ईडी के जब कहा था उन्होंने कि आप जो आएंगे अगली तारीख पे तो अपना रिजल्ट लेकर के आएंगे, सवाल पूछे थे उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी हवाला जस्टिस खन्ना ने दिया था अपने आदेश में। दूसरा ये कि राजीव जी आपको याद होगा कि जब पिछली सुनवाई हुई थी उस समय भी ये एसजी राजू थे, जब धारा 19 की बातें कर रहे थे और उसमें वो साक्ष्य को लेकर कुछ बात कर रहे थे, तो जस्टिस खन्ना ने बीच में टोका था कि मिस्टर आप जो है वो चूंकि कानूनी प्रक्रिया से बंधे हुए हैं और आप प्रोसिक्यूटर मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, तो आप जो है वो थोड़ा होश में रहिए। आपको ये दोनों चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है कि सबूत भी और मटेरियल भी जो भी बरामद हुआ वो आपको करना होगा। आज फिर एक तरीके से राजीव जी कहा जाए कि एसजी राजू ने उस मामले को नजरअंदाज करके फिर वही तर्क देने की कोशिश की जो पिछली तारीख पर उन्होंने तर्क दिया था। उस पर फिर जस्टिस खन्ना ने आज जो है राजू को टोका है एक तरीके से कि आप मटेरियल की जो बात कर रहे हैं वो मटेरियल भी बहुत ज़रूरी है, और आप अगर इस तरीके तर्क दे रहे हैं तो जो विजय मदन लाल चौधरी का मामला है आप इसका मतलब उसके खिलाफ यहाँ आकर के तर्क दे रहे हैं, यानी कि विजय मदन लाल चौधरी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का पहले आदेश आ चुका है आप उसके खिलाफ आकर के सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के दलील दे रहे हैं। इसका मतलब कहने का ये है राजीव। बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने फाइल मांगी है, कहा कि 100 करोड़ का मामला 1100 करोड़ का कैसे हो गया। यह सबसे बड़ी बात है अमलेंदु जी कि 100 करोड़ का मामला 1100 करोड़ का कैसे हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट यह भी पूछ रहा है कि आपने जब गिरफ्तारी की तो 19 जो सेक्शन 19 है उसका पालन किया कि नहीं किया। आपने जब गिरफ्तारी की तो आपने विजय मदन लाल और पंकज बंसल केस का जो हवाला यहां सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इन दोनों केस के जो वर्डिक्ट हैं उसका आपने अनुपालन किया कि नहीं किया। आप कुछ और बात कह रहे हैं और यहां पर, लेकिन यहां साफ साफ उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने कहा है कि आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप सीधे जाइए और विजय मदन लाल और फिर पंकज बंसल इन दोनों केस के हवाले से आगे बात रखिए, आपने क्या कुछ किया है। सबसे बड़ी बात कि 100 करोड़, और आप कह रहे हैं कि 7 स्टार होटल में चूंकि ये रहा, यानी अरविंद केजरीवाल रहे 7 स्टार होटल में गोवा चुनाव के समय, इसलिए इन पर शक जाता है। लेकिन 2023 अप्रैल में शरद रेड्डी एक बयान देता है और उस बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम लेता है, उसके बाद उसे छोड़ दिया। यहां पर पूछा भी गया कि कब वो गिरफ्तार होता है, कब छोड़ा गया, कब ये बयान देता है, सारी चीजें यहां पूछी गई हैं और उसमें साफ साफ कि एक बयान देता है, फिर आप अगले साल मार्च में गिरफ्तार करते हैं। ये टाइमिंग क्या है? और गिरफ्तारी तब जिस समय ये इधर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि टाइमिंग पर सवाल है। अभिषेक मनु सिंघवी ने उस दिन कहा था, आप याद कीजिए 3 दिन पहले जब बहस हुई थी शुक्रवार को, तो उन्होंने कहा था कि यह टाइमिंग का सवाल है, चुनाव का समय है, हमारे मुवक्किल को रोकने के लिए, चुनाव में न जाने के लिए, राजनीतिक तौर पर इस केस में फंसाने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये सारी दलीलें यहां पे आ रही हैं, एक जोरदार बहस चल रही है। अब यहां पर एएसजी के साथ देने के लिए एसजी यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी आ गए हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन दोनों मिलकर कितना यहां पर दमदारी से, कितनी दमदारी के साथ
ईडी का पक्ष रख पाएंगे, सरकार का पक्ष रख पाएंगे? ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है ये केस अमलेंदु जी। और क्या है कुछ आगे यहाँ पे? जी राजीव जी, जब रिमांड की बात पूछ रहे थे जस्टिस खन्ना, तो राजू का तर्क था कि मेरा भी ये कहना है कि कानून, जो आपराधिक कानून है वो अलग है और ये प्रशासनिक सिद्धांतों की प्रयोज्यता से मुक्त है। तो जस्टिस खन्ना ने इस पर बीच में टोका, उनका कि अच्छा ये बताइए कि यदि कोई ऐसी सामग्री है, मतलब ऐसा मटेरियल है जो दोषी की तरफ इशारा करता है, ये दत्ता कह रहे हैं, जस्टिस दत्ता, और दूसरा जो है वो जो गैर दोषी है, मतलब जो दोषी नहीं है उसकी तरफ इशारा करता है, तो क्या आप चुनिंदा रूप से इसमें से कुछ ले सकते हैं? तो राजू ने कहा कि आईओ पर निर्भर करता है। तो इस पर जस्टिस खन्ना ने टोका कि ये एक प्रशासनिक कार्य है, आपको दोनों में संतुलन बनाना होगा, एक भाग को बाहर नहीं कर सकते। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो आपके मतलब का है वो आप ले लें और जो आपके मतलब का नहीं है, जिसको आप समझते हैं आपके मतलब का नहीं है, आप उसको बाहर कर दें। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आप किसी को केस में फंसाना चाहते हैं तो उसको फंसाने की जो सामग्री है वो आप ले लें और जो उसको निर्दोष साबित करने वाली है आप उसको बाहर कर दें। ऐसा नहीं हो सकता, आपको दोनों में आपको संतुलन बनाना होगा और ये प्रशासनिक कार्य है मिस्टर राजू। ये एक तरीके से जस्टिस दत्ता ने कहा राजीव जी। बिल्कुल, गवाह और साक्ष्य जो कहते हैं ना, तो जो साक्ष्य है यानी कि कुछ अगर साक्ष्य के रूप में कुछ मिला है या वहां पर कोई सामग्री, कोई पदार्थ, कोई प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिला है, तो यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि क्या यहां पर अगर कोई प्रोडक्ट मिलता है तो आप क्या करेंगे, इसमें से क्या चुनेंगे? तो ये कह रहे हैं राजू कि दत्ता ने यहां बोला कि अगर ऐसी कोई सामग्री है जो दोषी की तरफ इशारा करती है और दूसरा जो गैर दोषी है उसकी तरफ इशारा भी करती है, तो क्या आप चुनेंगे? मतलब इसमें से एक जो दोषी है उस पर भी और जो दोषी नहीं है उसकी तरफ भी इशारा एक ही तरह का है, लेकिन इसमें दो। तो इनका कहना है, राजू का कहना है कि यह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर निर्भर करता है। इसी पर तपाक से जस्टिस दत्ता कहते हैं कि यह एक प्रशासनिक कार्य है, आपको दोनों में संतुलन बनाना होगा, एक भाग को बाहर नहीं कर सकते, यानी कि आप एक को बाहर कर दीजिए दूसरे को। यहां पर मामला शरत रेड्डी का आ रहा है। जी राजीव जी, यही शरत रेड्डी का आ रहा है कि शरत रेड्डी को आप जमानत दे दीजिए और दूसरे को यहां खींच ले, अरविंद केजरीवाल को खींच के ले आइए। शरत रेड्डी को आपने जमानत दे दी और अरविंद केजरीवाल को अंदर ले आए, लेकिन ये कैसे हो सकता है? यही कहा जा रहा है। और यहां यह भी कहा जा रहा है कि विधायिका ने माना है कि कोई धारा 19 का उल्लंघन कर सकता है। इसी विधायिका ने माना है कि धारा 19 का कोई भी उल्लंघन कर सकता है, इसलिए यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप शरत रेड्डी को छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लीजिए। यह बात यहां कही जा रही है। राजू कह रहे हैं कि मेरे लिए यह भरोसा करना, विश्वास करना या फेथ करने के कारणों के लिए आवश्यक नहीं है कि मैंने कोई सामग्री पर विचार किया है। इस मामले में मैंने हर चीज पर विचार किया। ये कह रहे हैं कि मैंने इस मामले में हर चीज पर, यानी ईडी का कहना है कि हमने विचार विमर्श करके ही गिरफ्तार किया है अरविंद केजरीवाल को। ये यहां कहा जा रहा है, यही है ना अमलेंदु जी? जी 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 बिल्कुल। और राजीव जी, आपको याद होगा कि जब अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने तर्क रखना शुरू किए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि भाई आप जो है किसी व्यक्ति के 10 बयान लेते हैं, 9 बयान में वो मेरा नाम नहीं लेता है, और जब वो 10वें बयान में मेरा नाम लेता है तो उसके हफ्ते भर बाद उसको जमानत मिल जाती है और आप जो उसके बाद जो है मुझे 9 महीने तक फिर आप उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं। तो ये चीज़ भी राजीव जी, मतलब जो जस्टिस दत्ता ने सवाल किया वो एक तरीके से यही था कि आप जो ऐसा नहीं कर सकते 9 बयान किसी ने दिए जो उसकी बेगुनाही की तरफ, यानी अरविंद केजरीवाल की, मतलब समझा जा सकता है कि उनका कहना ये है कि आपने 9 बयान जो है आपने वो इसलिए, मतलब उनको आपने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो 10वां बयान है आप उसको इस्तेमाल कर लें। और फिर अभी राजीव जी, अब ये बातें आगे बढ़ेंगी। जैसे सवाल पूछा गया कि आपने कब गिरफ्तार किया केजरीवाल को, उनका नाम कब आया, ये सारी चीज़ें अब जिस तरीके से आ रही हैं, अब इसमें राजीव जी जो जिस तरह की बात कही जा रही है कि ये मतलब ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है और इसमें कहीं कुछ नहीं है, ये चीज़ें सारी राजीव जी उसी तक बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से आज तो जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता दोनों ईडी से जिस तरीके उन्होंने सवाल किए हैं, ये निश्चित तौर पर एक तरीके से साफ तौर पर इशारा करते हैं कि ईडी ने इस मामले में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, या अपने पॉलिटिकल बॉसेस जो हैं उनके कहने पर ईडी ने जो मामला एक तरीके से कहा जाए वो फंसा दिया है और यहाँ ईडी बुरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फंसती हुई राजीव जी नजर आ रही है। तो ईडी बुरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में फंसती हुई नजर आ रही है। ईडी का साथ देने के लिए दो यहां पर एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जो इस केस को लगातार लड़ रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से उनका साथ देने के लिए अब देश के सॉलिसिटर जनरल जो सरकारी पक्ष है यानी तुषार मेहता भी अब उनके साथ आ गए हैं, यानी उनके बॉस आ गए हैं। तो राजू के बॉस और दोनों साथ साथ अपनी बातें रख रहे हैं और उधर बेंच पे मौजूद हैं 2 जज, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता, संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता। ये दोनों जजों की बेंच यहां सुनवाई कर रही है और आज जस्टिस दत्ता भी अपनी बात
सवाल कर रहे हैं, जस्टिस खन्ना भी कर रहे हैं, और 2 दिन तक लगातार अपनी बात रख चुके हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी हैं, उन दलीलों के आधार पर सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं। 100 करोड़ के केस को 1100 करोड़ का केस बनाकर ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में एक जो वहां पर कहें तो तड़का लगाने की कोशिश की थी, वो यहां पर कहीं ना कहीं ईडी फंसती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे सवाल दागे जा रहे हैं। और जैसे आप याद कीजिए कि जब कहा गया था, जब इस केस की शुरुआत हुई थी, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि मिलॉर्ड, मैं सबसे पहले सेक्शन 19 की तरफ जाना चाहता हूं और उसके आधार पर कहूंगा कि मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। तो उसी पर आज यहां पर बात चल रही है कि क्या ये सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी हुई है। और इसी में सेक्शन 19 कहता है कि आप गिरफ्तार तभी कर सकते हैं कि आपके पास कोई एविडेंस हो, प्रूफ हो, या एविडेंस प्रूफ की जब बात आ रही है तो वहीं पर कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ये एविडेंस जो कि 2 लोगों की तरफ इशारा करता हो, उसमें से एक को आप छोड़ दें, दूसरे को आप पकड़ लें। और यहां पर यह जस्टिस दत्ता ने कहा कि कैसे आप एक को छोड़ देते हैं, यानी शरद रेड्डी को छोड़ देते हैं, मंगूटा रेड्डी को छोड़ देते हैं, और ऐसे और अरविंद केजरीवाल को पकड़ लेते हैं आप। और यहां पर आप याद कीजिए कि उस दिन 3 दिन पहले, शुक्रवार को 4 दिन पहले, जब यह केस में बात आई कि अरविंद केजरीवाल की जमानत हम दे देते हैं, कोर्ट ने ही अपनी तरफ से कहा था कि चूंकि चुनाव का वक्त है और हम चाहते हैं, क्योंकि यह केस बड़ा है और इस पर फैसला लेने में भी समय लगेगा, तो उससे पहले हम अंतरिम जमानत देने के लिए तैयार हैं। और उस दिन राजू ने कहा था कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत लेंगे या इस केस को गैर कानूनी घोषित करवा के ही बाहर निकलेंगे। यह दिलचस्प केस नजर आ रहा है अमलिंदु जी। और लेकिन बहस चल रही है, और आज जैसा कोर्ट ने कहा था कि सुबह से ही सुनेंगे हम, यानी कि आज सुबह से सुनने की शुरुआत हुई है। 11:10 से इस केस को सुनने की शुरुआत हो गई और हम कोर्ट रूम में जो भी चल रहा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये 100 करोड़ का केस 1100 करोड़ का बन गया, और उसमें एविडेंस के नाम पे आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते हैं। और उसमें यहां पर कोर्ट ने यह भी कहा कि आप पंकज बंसल और विजय मदन लाल, ये दोनों केस का हवाला देखिए और दोनों केस के का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट फैसला है, उस फैसले को देखिए और उस आधार पे यहां अपनी दलील दीजिए, अपनी बात रखिए। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। साफ साफ जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप अपनी बात इस हिसाब से रखिए ताकि वहां पे आपकी दलील में कोई दम हो। और यही सारी बातें। और आगे क्या कुछ है? राजू जी, आप महत्वपूर्ण बात यही, जब राजू ने कहा कि मटेरियल जो मतलब जो बरामद किया गया मटेरियल, उससे यह पता चलना चाहिए कि व्यक्ति जो अपराध का दोषी है और यह विश्वास करने के कारणों में प्रतिबिंबित होने वाली एकमात्र सामग्री है। मतलब जो मटेरियल बरामद किया गया है वो एकमात्र ऐसी सामग्री है जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है वो दोषी है। धारा 19 जो है वो इसी में विचार करती है, राजू ने कहा। फिर राजू सीआरपीसी के और प्रावधान उससे वो बताने लगे अदालत को। और फिर राजू ने जैसे ही कहा कि डिस्चार्ज का पैमाना, इतना ही बोलना था कि जस्टिस खन्ना ने उनको टोका। उन्होंने कहा कि ये प्रासंगिक नहीं हो सकता, यानी कि ये रेलेवेंट नहीं है। हम जांच ये कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है या नहीं। यानी आप जो सारी बातें बता रहे हैं उसका यहाँ कोई महत्व नहीं है। हम विचार इस पर कर रहे हैं, हम जांच ये कर रहे हैं, हम सुनवाई ये कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को जिस आधार पर आपने गिरफ्तार किया है वो गिरफ्तारी उचित है या नहीं। यानी राजीव जी, अब पूरी मिलाकर के एक तरीके से कहा जाए, जस्टिस खन्ना की ये बड़ी टिप्पणी है कि ईडी ने जो एक तरीके से ये जो गिरफ्तारी के विरोध में जो गए हैं, ये जो गिरफ्तारी के खिलाफ गए हैं अरविंद केजरीवाल, अब वहां पर सवाल आ रहा है और ये सवाल उठाया है जस्टिस खन्ना ने कि यहां पर ये गिरफ्तारी जो है वो जायज है कि नहीं है। सवाल उसी तरफ जा रहा है कि ये गिरफ्तारी ही इलीगल है, ये गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है। अब ये सवाल ईडी के सामने रखा गया है जस्टिस खन्ना की तरफ से, और इसमें जवाब क्या कुछ आता, क्या जवाब आया है? आपने अगर देखा हो जवाब क्या कुछ आया है? जी राजीव जी, अभी नहीं आया है उनका जवाब। कोई राजू का भी इशारा रख रहे हैं अपनी बात को, तो अभी जैसे ही उनका आता है वैसे हम आपको तुरंत बताएंगे। क्योंकि अभी तो यही आया कि जस्टिस खन्ना ने उनसे तुरंत कहा कि ये जो आप यहाँ बात रख रहे हैं ये रेलेवेंट नहीं है, और हम ये तय मतलब जांच कर रहे हैं, इसका एग्जामिन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी की जानी है या नहीं की जानी। यानी कि अरविंद केजरीवाल को आपने जिस मामले में गिरफ्तार किया है उसमें आपके पास क्या चीज़ें हैं, हम इसको जो है जाँच कर रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी उचित है या नहीं है। यानी कि जो एक तरीके से जो पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल कि उनकी गिरफ्तारी ही अवैध है, गैर कानूनी है। ये मामला राजीव जी उसी तरफ जाता हुआ लग रहा है। और ये समझा जा सकता है राजीव जी कि हो सकता है कि आज ही माननीय उच्चतम न्यायालय जो है ये फैसला दे दे कि ये गिरफ्तारी अवैध है, चूंकि ना तो कोई मटेरियल बरामद हुआ है,
ना कोई सबूत हैं जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। और तीसरी बात यह कि समय गिरफ्तारी का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था, और व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारे मसलों को लेकर के ये कहा जा सकता है, क्योंकि जस्टिस खन्ना ये बहुत बड़ा केस होते जा रहा है अमलेंदु जी, बहुत ही बड़ा केस होते जा रहा है, क्योंकि और नजीर बन सकता है, क्योंकि यहां पर साफ साफ जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी इनकी है, हम जांच कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए या नहीं। ये जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि जितनी सारी चीजें आप जितनी दलील दे रहे हैं, इन दलीलों के आधार पर क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए या नहीं गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है। और वहां पर जस्टिस राजू कह रहे हैं कि सीआरपीसी के जो प्रावधान है, सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के आधार पर हम वो उधर ले जाना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट का कहना है कि ये सीआरपीसी नहीं, यहां पर पीएमएलए है, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। आप बार बार सीआरपीसी की तरफ ले जा रहे हैं, आप बार बार वहां पे 164 लेके जा रहे हैं। यहां पर सीआरपीसी की धारा 164 के तहत आपने बयान दर्ज करवाया है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपने पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत काम किया है या नहीं किया है। ये यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ रही है। आप गिरफ्तार करते हैं पीएमएलए एक्ट के तहत और आप वहां सामने लाते हैं दलील में सीआरपीसी, तो ये कैसे होगा? ये सवाल यहां उठाए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाए जा रहे हैं अमलेंदु जी, और इन सवालों में कहीं ना कहीं यहां ईडी फंसती हुई दिखाई दे रही है, साफ साफ कह रहे हैं। आगे क्या कुछ हो रहा है, पल पल की रिपोर्ट दोस्तों। हम सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में जो कुछ चल रहा है, 2 जजों की बेंच है, जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं और जस्टिस संजीव खन्ना हैं। ये दोनों दलील, इनके सामने दलील पेश कर रहे हैं। जो डिफेंस पक्ष है वो है ईडी का, और वहां पर दोनों पहुंचे हुए हैं, राजू भी और उनके बॉस तुषार मेहता भी, यानी एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ दिस कंट्री तुषार मेहता दोनों हैं। और वहां पर जो बचाव पक्ष, दूसरा पक्ष है वो है अरविंद केजरीवाल का, जिसमें देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक, आप जानते हैं कि अभिषेक मनु सिंह भी वो अपनी बात रख चुके हैं। बीच में इंटरफेयर जरूर करने का उनको मौका मिलेगा अगर वैसी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि यहां अभिषेक मनु सिंघवी को इंटरफेयर करने की जरूरत अभी तक नहीं आई है, क्योंकि इंटरफेयर जो कर रहे हैं दोनों जज, वो उनके पक्ष में ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूछ रहे हैं कि आखिर आपने गिरफ्तार, क्या यह आधार हो सकता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, जो आप जितनी बातें आपने कही हैं। आगे क्या कुछ? जी राजीव जी, एक तो यह कि आपको याद होगा कि पिछली तारीख पे जब अभिषेक मनु सिंघवी बात कर रहे थे तो उन्होंने 164 के बयान की बात की थी। तो 164 के बयान पे फिर जस्टिस खन्ना ने पूछा था कि 164 के बयान क्या इसमें रिलेवेंट है, तो उनका था कि साहब वो तो ये तो ईडी तो इसी पे भरोसा करती है 164 के बयान पे। और आज वही बात जो राजीव जी वो आ गई है कि वो 164 के बयान पे ईडी भरोसा कर रही है और 164 के बयान पे ही उसने जो एक तरीके से गिरफ्तारी की है, जबकि धारा 50 पीएमएलए एक्ट जो है उसके तहत गिरफ्तारी जो थी वो होनी चाहिए थी। यानी कि ये मामला आकर के पीएमएलए एक्ट में नहीं बन रहा है, ये एक तरीके से राजीव जी साबित होता जा रहा है। और जिस तरीके से सामने आ रही है, हालांकि राजू ने अपना तर्क दिया है कि जो सेक्शन 19 है पीएमएलए एक्ट की, उसको जो सेक्शन सीआरपीसी की धारा 41 के बराबर है, ये उनका तर्क है। लेकिन वो बार बार सीआरपीसी की तरफ ले जा रहे हैं, बार बार सीआरपीसी की तरफ ले जा रहे हैं। कोर्ट का कहना है आपने गिरफ्तार किया है पीएमएलए के तहत, तो पीएमएलए की धारा जो 19 है, धारा 50 है, धारा 45 है, धारा 3 है, धारा 60 है, इन सब की बात कीजिए। अब यहां पर पीएमएलए, कोर्ट ने बोला कि पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 के तहत क्या आपने गिरफ्तार किया है, तो उनके पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसमें जो जवाब देने की कोशिश की उसमें उन्होंने एविडेंस बताने की कोशिश की, इन सब में वो फंस चुके हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कौन सा एविडेंस है जिसमें एक पक्ष को आप छोड़ देते हैं, दूसरे पक्ष को आप गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसको गिरफ्तार किया आपने उसको आप छोड़ देते हैं, जबकि ये जो सामग्री जो एविडेंस। दूसरी तरफ अब यहां पर डिफेंस पक्ष क्या कहता है, ईडी का कहना है कि जो 19 है वही सीआरपीसी की धारा 41 है, इसलिए आप इसको 41 मान लीजिए। उस आधार पे 41 थोड़ा सा यहां पर थोड़ी रियायत बरतता है और जिससे ईडी को फायदा हो सकता है। लेकिन क्या यहां पर कोर्ट पीएमएलए से अलग हटके सीआरपीसी की तरफ जाएगा, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है और पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी में बात तो पीएमएलए के इर्द गिर्द ही होगी अमलेंदु जी, बात यहां सीआरपीसी के तहत नहीं होगी। सीआरपीसी की बात आप कैसे यहां पर लेके आ रहे हैं? पीएमएलए में सजा का प्रावधान है, पीएमएलए में गिरफ्तारी का प्रावधान है, पीएमएलए ने ईडी को बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं। सुविधाएं मतलब कि आप किसी को बुला सकते हैं, जांच कर सकते हैं, लेकिन एविडेंस होना चाहिए, वहां 19 है, इसलिए वो बार बार
बार कोर्ट कह रहा है कि वहां पे पंकज बंसल और विजय मदन लाल के वर्डिक्ट को आप देखिए और उसमें जो डायरेक्टिव है सुप्रीम कोर्ट का उसको देखिए, उसके आधार पे यहां तर्क रखिए, अपनी बात रखिए। यहां आप कुछ भी बात रखें, ये नहीं चलने वाली, ये साफ साफ। जी राजीव जी, एक तरीके से ये कि अगर भाई मान लीजिए ये अगर आप सीआरपीसी की धारा से इसको तुलना कर रहे हैं तो फिर मुकदमा सीआरपीसी में चलाइए, फिर पीएमएलए में आप मुकदमा क्यों चलाएं? गिरफ्तारी आपने पीएमएलए में की है तो कानून आपको पीएमएलए के मानने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि गिरफ्तारी आप भारत में करें और कानून आप पाकिस्तान की चलाएं। सब पाकिस्तान के कानून में ऐसा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब भारत में गिरफ्तारी है तो कानून भारत का चलेगा। तो मतलब ये एक तरीके से समझने के लिए है कि जहाँ का कानून है वहीं, तो जिस कानून के तहत आपने गिरफ्तारी की है तो सारी नॉर्म्स आपको उस कानून की ही माननी पड़ेंगी और पूरी जांच प्रक्रिया आपको उसी कानून के तहत करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तारी करें और एनआईए के एक्ट के तहत जो है आप जाकर के उसकी जांच करने लग जाएं, आप उसमें जो है उसका आप दोषी मान लें। तो ये सारी चीजें यहाँ पे राजीव जी ईडी जो फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईडी ने अभी तक पूरे केस में राजीव जी, यहाँ तक कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल का मसला नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन सब के मामले में भी 1 रुपए की भी बरामदगी नहीं की है। कोई भी मनी ट्रेल नहीं पकड़ा गया है, जो कि पीएमएलए एक्ट का धारा 19 का मुख्य आधार है कि आप गिरफ्तार करते हैं तो आपको मनी ट्रेल भी पकड़ना होगा और आपको पैसा बरामद भी करना होगा, जो कि अभी तक बरामद नहीं हुआ है और ना कोई मनी ट्रेल पकड़ा गया है। और आज जस्टिस खन्ना ने यही सवाल किए कि आप कैसी एजेंसी हैं जो 2 साल से आप इस पे काम कर रहे हैं, इतने लोग आपने गिरफ्तारी कर ली एक तरीके से और आपके हाथ अभी तक खाली हैं। ये सवाल एक तरीके से उठाया राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अब राजू जो हैं वो गुरुचरण सिंह केस का हवाला दे रहे हैं और उस हवाले में कह रहे हैं कि वो एक ऐसा केस था जिसमें जहाँ एक तरफ दोष मुक्त करने वाली बात भी थे, बयान थे, और दूसरी तरफ फंसाने वाले बयान भी थे। बहुत बुरा मामला था और कोई दोष मुक्त करने वाला बयान नहीं है, ये कोई दोष मुक्त करने वाला बयान नहीं है। गुरुचरण सिंह का मामला लेकर के आए हैं राजू, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और कह रहे हैं कि जैसे, क्योंकि यहाँ पर जो सामग्री की बात आई, बार बार 19 एक्ट जो पीएमएलए एक्ट की धारा 19 की तरफ कोर्ट लेके जा रहा है और राजू अपने आप को वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। राजू के पास यानी ईडी के पास यहां पर ये जो बचाव, खुद का बचाव करते हुए वो दिखाई नहीं दे रही है, साफ दिख रहा है अमलेंदु जी। और अब गुरुचरण सिंह का मामला जो है वो जरा देखिएगा आप भी कि वो मामला क्या था। लेकिन उस मामले के आधार पे यहां कहा जा रहा है कि उसमें जो स्टेटमेंट थे वो एक तरफ दोष मुक्त करने वाले भी थे और फंसाने वाले भी थे, दोनों तरफ के थे। बहुत ही खराब केस था वो, लेकिन यहां पर जो मामला है वो दोष मुक्त करने वाला नहीं है। यहां जो बयान आया है वो इस केस को से मतलब अरविंद केजरीवाल को खत्म करने का मामला नहीं है, उनको बाहर निकालने का मामला नहीं है। राजू बहुत ही हल्की दलील यहां पे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर जज कह रहे हैं कि आप उधर देखिए, आप विजय मदन लाल के केस को देखिए, आप पंकज बंसल के केस को देखिए, वहां न जाकर के राजू अगर गुरुचरण सिंह के मामले में लेके आते हैं तो और 19 की जगह पे सीआरपीसी की धारा 41 की तरफ लेके जाते हैं, जब 50 की जगह पे सीआरपीसी की धारा 164 की तरफ लेके जाते हैं, तो यह साफ लग रहा है कि आपने केस, फिर एक कोर्ट थोड़ी देर में मुझे लगता है कि अगर नाराज हो जाए तो यह भी पूछेगा कि आपने आखिर गिरफ्तार किस बेस पे किया है, किस एक्ट के तहत किया है, पीएमएलए के तहत किया है या आप सीआरपीसी के तहत किया है। अगर सीआरपीसी के तहत किया है तो हु आर यू, पूछ सकता है ना कोर्ट कि फिर ईडी आपको इतना आपने किससे परमिशन लिया, आपने पुलिस से परमिशन लिया है? अगर परमिशन आपने पहले ले रखी है तो फिर आप बात कीजिए। ये सारी चीजें आएंगी अमलेंदु जी जो आने वाले समय में शायद और भी। लेकिन मजेदार है, अभी 12 बजा है, 1 घंटे का ही 1 घंटे की बहस हुई है, 1 घंटे में हाफते हुए ईडी यहां दिखाई दे रही है अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजीव जी, जबरदस्त तरीके से ईडी हाफती नजर आ रही है। और यहाँ तक कि एएसजी की मदद करने के लिए एसजी राजू मैदान में उतरे तो वो भी एक तरीके से फिर खामोश हो गए कि उनको जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि वो अपनी बात जो है वो कुल मिला के नहीं रख पाए कि वो अब गुरुशरण सिंह का केस रखने के बाद राजू जो है वो कहते हैं कि एक तरीके से कि साहब ये जो एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स हैं ये बेल एप्लीकेशन पे होती हैं। तो जस्टिस खन्ना ने फिर टोका कि उनके आर्गूमेंट ये हैं कि धारा 45 जो है वो चूंकि नहीं आई इसलिए जो है आपने रिमांड के लिए मांगा, तो कहते हैं कि आप इसलिए मैं बेल के लिए नहीं जाऊंगा, यानी कि चूंकि आपने धारा 45 के तहत जो है वो काम नहीं किया इसलिए मैं बेल नहीं लूंगा,
ये गिरफ्तारी ही इन्होंने साथ साथ कहा है कि 45 के तहत आपने चूंकि हमें गिरफ्तार नहीं किया है, पीएमएलए एक्ट की धारा 45 के तहत आपने गिरफ्तार नहीं किया है, इसलिए हम जमानत की तरफ नहीं जा रहे हैं और हम सीधा सीधा उस तरफ जा रहे हैं जहां हमारी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है। और यही बात कह रहे हैं जस्टिस खन्ना, बोल रहे हैं उन्होंने ऐसा कहा है, आप सीधा सीधा आइए, पीएमएलए धारा 45 में वो निश्चित रूप से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये अधिकार उन्हें कानून द्वारा ही दिया गया है, लेकिन उन्हें सेक्शन 45 का अनुपालन दिखाना होगा, ये साफ साफ कह रहे हैं। लेकिन आप बताइए तो कि सेक्शन 45 के तहत गिरफ्तार किए हैं, वो उनको यानी अरविंद केजरीवाल को ये कानून, ये देश जो है वो देता है, इतनी छूट देता है कि वो जमानत के लिए जाएं, वो जमानत का एप्लीकेशन दें, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी ही नाजायज है, हमारी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है, इसलिए आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये साफ साफ ये बात कौन कह रहा है? तो जस्टिस खन्ना कह रहे हैं। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी नहीं कह रहे हैं, ये बात जस्टिस खन्ना कह रहे हैं। और दूसरी बात यहां पे कह रहे हैं जस्टिस खन्ना कि हम मुख्य रूप से वी आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ सेक्शन 19, हम लोग चिंतित हैं मुख्य रूप से सेक्शन 19 को लेके, यानी आप ना 19 पे काम कर रहे हैं ना 45 पे काम कर रहे हैं, आप सीधे सीआरपीसी की तरफ चले जा रहे हैं। यह मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है अमलेंदु जी, और पेचीदा अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि यह पेचीदा होता जा रहा है ईडी के लिए। अमलेंदु जी जी बिल्कुल बिल्कुल ईडी के लिए बहुत पेचीदा होता जा रहा है राजीव जी। और जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा उनसे, राजू से, कि ठीक है वो निश्चित रूप से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है जो कानून ने उनको दिया है, मतलब आपकी कोई मेहरबानी नहीं है कि वो जमानत के लिए अप्लाई करें, जैसा कि जस्टिस एसजी राजू ने कहा, ये उनका अधिकार है। लेकिन उन्हें तो पीएमएलए की जो धारा 45 है उसका अनुपालन दिखाना होगा, यानी कि वो जो जिस बात पे आए हैं वो यहाँ आए हैं कि क्या आपने धारा 45 के तहत गिरफ्तार किया है, तो धारा 45 का आपको अनुपालन दिखाना होगा कि आपने उन नॉर्म्स का पालन किया है। यानी राजीव जी, अगर आप किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि 302 में गिरफ्तार करते हैं, तो आपको दिखाना होगा कि 302 के क्या किस तरीके से ये व्यक्ति दोषी है और इसके खिलाफ क्या सबूत है। ऐसा नहीं है कि आप सबूत आकर के जो किसी और धारा का 323 का दिखाने लग जाए और कैसा उसमें धारा 302 लगेगी। वही यहाँ है कि आपने जब इनको पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तार किया है तो आपने उस एक्ट की धाराओं का पालन किया है कि नहीं किया है, आपने वो सारी नॉर्म्स का पालन किया है कि नहीं किया है। महत्वपूर्ण बात यह कि चूंकि आपने जब बहुत बड़ा मोड़ कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल के इस केस में, एक बड़े मोड़ की तरफ हम देख रहे हैं, एक बड़ा मोड़, एक बड़ा ट्विस्ट, और इस ट्विस्ट में अरविंद केजरीवाल के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं जस्टिस खन्ना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ मतलब ये तो होता नहीं है कोर्ट में कि मैं आपके साथ आ जाऊं, कोर्ट में तो दलीलों के आधार पर होता है, और कोर्ट में दलीलों में अरविंद केजरीवाल बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। और जिस केस को लेकर अरविंद केजरीवाल गए हैं कि मेरी गिरफ्तारी ही अवैध है, गैर कानूनी है, इलीगल है मिलॉर्ड, और वही बात यहां साबित होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि बार बार कोर्ट का कहना है कि आपने क्या गिरफ्तारी, और कह रहे हैं कि वो जब चाहे तब जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जमानत की अर्जी लेके नहीं आए हैं मिलॉर्ड, हम आए हैं यहां अपनी गिरफ्तारी को ही अवैध करार करने के लिए, क्योंकि मुझे इलीगल गिरफ्तार किया गया है, मेरा कहीं नाम नहीं। एक आदमी आखिरी दौर में बिल्कुल वो 9 बार बयान देता है, मेरा नाम कहीं नहीं रहता, 10वें में मेरा नाम लेता है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो सरकारी गवाह बन जाता है। एक आदमी 16 बार गवाही देता है, जिसमें 15 बार गवाही में मेरा नाम नहीं आता, 16वें बार में मेरा नाम आता है, उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि अप्रूवर बन जाता है, सरकारी गवाह बन जाता है। ये सारी बातें यहां रखते हुए, इन दलीलों के बीच में 19 का जिक्र करते हुए, सेक्शन 19 और सेक्शन 45, इन दोनों का जिक्र करते हुए आपको दिखाई दिए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, और आज उन्हीं बातों को, उन्हीं दलीलों को सामने रखते हुए जस्टिस खन्ना से साफ साफ कह रहे हैं कि आप 19 के तहत बात कीजिए। जब 19 की बात करते हैं तो वो 45 की बात, 41 की बात कर रहे हैं, सीआरपीसी की धारा 41 की तरफ लेके जाते हैं जस्टिस राजू, और उसके बाद जब ये 45 की बात करते हैं तो वो 164 की बात कर रहे हैं। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत जज के सामने हमने वो ले लिया, बयान ले लिया, तो ये इनका कहना आपने पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है, सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार नहीं किया है, इसीलिए आप सीआरपीसी पे मत जाइए, आप पीएमएलए पे रहिए। और यहां पर और सबसे बड़ी बात कि वो बेल के लिए अप्लाई जब चाहे कर लें, उनको ये आजादी है, ये देश आजादी देता है, देश का कानून आजादी देता है, उनको इतनी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है
कि वो कर लें, लेकिन आप आइए सेक्शन 40 में आपने किया, 45 के तहत क्या आपने गिरफ्तार किया है? क्या गिरफ्तारी के समय आपने कुछ इनको एविडेंस दिखाए? क्या गिरफ्तारी के समय आपने इनको कुछ लिखित रूप में दिया? क्या गिरफ्तारी के समय आपने यहां पर इनके लिए इनके बयान जो है वो किसी जज के सामने रिकॉर्ड करवाए? ये सब आपने नहीं करवाया। क्या इनके पास से कोई ऐसी सामग्री, कोई ऐसा प्रूफ मिला, कोई पैसे मिले? ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। यहां साफ साफ अमलेंदु जी ये केस एक दूसरी दिशा में जाता हुआ बहुत ही मजेदार मोड़ पर ट्विस्ट के साथ ये कह सकते हैं हम कि ये केस है। दोस्तों आप बने रहिए, लगातार पल पल की रिपोर्ट कोर्ट रूम में जो चल रहा है हमारे स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। स्क्रीन पे भी जस्टिस खन्ना क्या कुछ कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं वे निश्चित रूप से जमानत के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन जमानत के लिए अप्लाई करने से पहले वो पूछना चाहते हैं कि 45 के तहत, सेक्शन 45 PMLA के तहत क्या आपने मुझे गिरफ्तार किया? अगर नहीं किया है तो मेरी गिरफ्तारी इलीगल है। मुझे लगता है कि कहीं शायद आज इलीगल घोषित ना हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल इलीगल जो हो सकती है। और दो बड़ी घोषणाएं राजीव जी हो गई सुप्रीम कोर्ट में। एक तो माननीय जो न्यायमूर्ति है जस्टिस खन्ना, उन्होंने एक तो पूछा उनसे, मिस्टर राजू से, कि क्या आप आज इसको पूरा कर लेंगे 1 घंटे में? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कह नहीं सकता कि मैं दोपहर तक उसको पूरा कर पाऊंगा। उनका नहीं, अगर आप दोपहर तक पूरा करें तो हम आधा घंटा फिर इनको भी देंगे। फिर उन्होंने घोषणा की कि ठीक है, हम 12:30 बजे अंतरिम जमानत के प्रश्न पर विचार करेंगे। यानी 12:30 बजे ये अदालत जो है अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर विचार करेगी। एक तो राजीव जी इस समय की बड़ी ब्रेकिंग खबर जो है, ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर यह है कि 12:30 बजे, अभी से ठीक 15 मिनट बाद, यह कोर्ट जो है वो अंतरिम जमानत पर विचार करेगी। जस्टिस खन्ना ने साफ साफ कहा एट 12:30 वी विल गो इनटू क्वेश्चन ऑफ इंटरिम बेल, ये कह रहे हैं। और दूसरी बात यहां बहुत ही महत्वपूर्ण, यहां पर राजू कह रहे हैं ठीक है, देन आई एम हैंडीकैप्ड, साफ साफ कह रहे हैं देन आई एम हैंडीकैप्ड, दे हैव आर्ग्यूड फुल्ली, वो लोग पूरे पूर्ण ढंग से आर्ग्यू कर चुके हैं और मैं हैंडीकैप्ड हूं। राजू साफ साफ कह रहे हैं कि आई एम हैंडीकैप्ड। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी यहां पिछड़ते हुए दिखाई दे रही है और यह केस एक बहुत ऐसा केस हम लोगों के लिए भी नजीर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे केसेस को हम लोगों ने भी बहुत नजदीक से देखा है अमलेंदु जी, लेकिन यह केस एक अलग तरह से दिखाई दे रही है, दे रहा है यह केस इसलिए क्योंकि यहां पर जो परिस्थितियां हैं वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। परिस्थितियां इस हिसाब से इस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां अरविंद केजरीवाल को आज जमानत ही नहीं बल्कि हो सकता है उनके केस को यहां साफ साफ गैर कानूनी, यानी कि उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए। तो 12:30 बजे कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप या तो जो चल रहा है उस पे ये कह रहे हैं। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जस्टिस खन्ना ने कह दी, उन्होंने कहा कि वो चुने हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जी। इस समय चुनाव है, गंभीर इस समय परिस्थितियां हैं, वो हैबिचुअल नहीं है, यानी वो हैबिचुअल अपराधी नहीं है, ये गंभीर परिस्थितियां। राजीव जी इसका मतलब ये कहने का जस्टिस खन्ना के मतलब यही है कि ईडी ने बहुत गंभीर गलती कर दी है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके, और ये मुकदमा राजीव जी एक तरफ से डिस्पोज ऑफ होने की तरफ जा रहा है, यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध घोषित होने वाली है, ऐसी हम आशा कर सकते हैं राजीव जी। आज की सबसे बड़ी खबर साफ साफ जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि वो एक चुने हुए इलेक्टेड सीएम हैं, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। ये कोई असाधारण हालात हैं, ये एक अपने आप में दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, ही इज नॉट अ हैबिचुअल, वो आदतन अपराधी नहीं है, ये कह रहे हैं वो आदतन अपराधी नहीं है, हैबिचुअल अपराधी नहीं है वो। इस पर एसजी अपनी बात रख रहे हैं तपाक से। एसजी यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे हैं कि क्या, और दूसरे लोग ये हम सुन क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोर्ट से मिलॉर्ड हम क्या सुन रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हैं। यहां पर बिल्कुल झल्ला उठते हैं एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, झल्ला उठते हैं, कह रहे हैं कि हम सुन क्या रहे हैं, आप कह क्या रहे हैं। क्या हम दूसरे लोग वो सीएम के बराबर, सीएम से कम इंपॉर्टेंट है क्या? दूसरे लोगों का केस भी होता है, वो सीएम से कम है क्या? ये सीएम है इसलिए इनको इतना महत्व दिया जाए, ये बात यहां पे कह रहे हैं तुषार मेहता। तो एक अलग दिशा में, बहुत ही शानदार दिशा में जाता हुआ केस, एक नजीर बन सकता है ये केस। और अभी से ठीक 10 मिनट बाद 12:18 हो रहा है, अभी से 12 मिनट बाद उनके अंतरिम जमानत पर अब बात सीधे सीधे लेकर के आ गए हैं। जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि चुनाव का समय है, वो आदतन अपराधी नहीं है और उसको आप गिरफ्तार कर लिए हैं, वो दिल्ली का निर्वाचित मुख्यमंत्री भी है। और जब आपसे हम पूछ रहे हैं कि धारा
19 के तहत आपने गिरफ्तार किया क्या? आपसे पूछ रहे हैं कि धारा 45 के तहत गिरफ्तार किया क्या आपने? आपसे जब हम पूछ रहे हैं कि विजय मदन लाल के केस के हिसाब से आपने यहां पर रूल का फॉलो किया क्या, डायरेक्टिव फॉलो की क्या आपने? आपसे जब हम पूछ रहे हैं कि पंकज बंसल के हिसाब से आपने डायरेक्टिव फॉलो की क्या? ये सब में आप चुप्पी साथ जा रहे हैं। यहां पर आप सीआरपीसी को लेकर चले आ रहे हैं। तो हम अब जमानत की तरफ जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने जमानत नहीं मांगी है, लेकिन फिर भी हम जमानत की तरफ जा रहे हैं। तो 10-12 मिनट बाद जमानत पर अपनी बात रखेंगे। और यहां पर फिर राजू कह रहे हैं देन आई एम हैंडीकैप्ड, इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके अब कुछ नहीं है मेरे पास, ये कह रहे हैं। और राजीव जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा जब एसजी ने इस पर अपनी बात रखी, अपना मतलब गुस्सा हुए एक तरीके से तुषार मेहता, तो उन्होंने कहा कि ये मामला अलग है, चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, यानी कि चुनाव जो है महत्वपूर्ण है, 5 साल में एक बार होते हैं, जनता अपना अधिकार है वो उसका पालन करती है। और अरविंद केजरीवाल चूंकि एक दिल्ली के चुने हुए निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, तो उनका चुनाव में रहना भी जरूरी है, इसलिए अदालत जो है इस तरफ बढ़ रही है। यानी कि ठीक है कि एक मुख्यमंत्री को अलग से कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये चूंकि एक तरीके से जनता के विश्वास का भी मामला है राजीव जी, और चुनावी प्रक्रिया पूरी है, तो इसलिए अदालत अब इस तरफ बढ़ रही है। यानी कि इंटरिम बेल तो अदालत दे ही रही है, ये हम समझ सकते हैं राजीव जी अच्छे तरीके से, लेकिन ये केस भी जो है वो एक तरीके से वो अब खारिज होने की तरफ जा रहा है। मतलब ईडी का जो केस जो है वो खारिज होने की तरफ जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल का केस जो है उस पर आदेश आने वाला है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी असंवैधानिक है और अवैध है। ऐसी हम आशा कर सकते हैं राजीव जी अभी तक की सारी प्रोसीडिंग्स को देख करके। बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, साफ साफ कह रहे हैं, और हम उनकी सराहना नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम अरविंद केजरीवाल, जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि 5 साल में पहले एक बार चुनाव होता है, और चुनाव के टाइमिंग पे बात आई है, और टाइमिंग के समय आपने गिरफ्तार किया है। तो यहां पर जस्टिस मेहता कह रहे हैं कि वो सीएम है तो क्या हुआ है, और भी दूसरे लोग हैं, ये सारी बातें हो रही हैं। तो जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि हम निश्चित रूप से नहीं चाहते हैं कि अपराधों में शामिल राजनेताओं के साथ अलग व्यवहार किया जाए, लेकिन यहां अपराधों में शामिल राजनेताओं की बात नहीं है, यहां आपकी दलीलों की बात है। फिर यहां पर तुषार मेहता कहते हैं कि सवाल यह है कि आपको अंतरिम जमानत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उन्हें 6 महीने पहले बुलाया गया था, वे अपने ही मामले में जज बन बैठे, ये कह रहे हैं तुषार मेहता। अब तुषार मेहता, राजू चूंकि यहां डाउन हो गए हैं, राजू अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तुषार मेहता उनके बॉस अब सामने हैं, ईडी की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम यहां पर सवाल यह नहीं उठता है कि उनको अंतरिम जमानत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, सवाल उठता है कि उनको 6 महीने पहले बुलाया गया था, वो नहीं आए और अपने ही मामले में जज बन बैठे हैं, तो उनको जमानत क्यों देना चाहिए, उनको अंदर रखना चाहिए। ये बातें चल रही हैं। 5 साल में चुनाव आता है तो क्या होता है, और भी तो दूसरे हैं जो अपराधी है, उसको तो यहां पर साफ साफ जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि मामला हम तमाम अपराधियों की बात नहीं कर रहे हैं, राजनेताओं में भी अपराधी होते हैं, लेकिन मामला जो है वो यहां दूसरा है। मामला सीधा सीधा यह है कि ये एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है, और इसके जो हालांकि खुलकर के जस्टिस खन्ना भी नहीं कह रहे हैं, जस्टिस खन्ना के सामने सारी दलीलें हैं, और जस्टिस खन्ना साफ साफ समझ रहे हैं कि मामला कहां फंसा हुआ है, ईडी कहां फंसी हुई है। क्योंकि ईडी से बार बार जस्टिस खन्ना 19 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 19 की बात कर रहे हैं, ईडी से बार बार जस्टिस खन्ना 45 की बात कर रहे हैं, 45 की बात कर रहे हैं, लेकिन ईडी वहां से उनको सीआरपीसी की तरफ ले जा रही है। इसलिए यहां पर अब जमानत की तरफ बात चली गई है, और यहां अरविंद केजरीवाल जमानत चाहे ना चाहें, लेकिन यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि अभी से थोड़ी देर बाद आप ये सुनेंगे हमारी इस चैनल पर दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, कि अरविंद केजरीवाल को जमानत अपनी तरफ से दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ये साफ साफ, क्योंकि यहां पर साफ कह रहे हैं जस्टिस राजू कि देन आई एम विकलांग, आई एम हैंडीकैप्ड, साफ कह रहे हैं देन आई एम हैंडीकैप्ड। तो हैंडीकैप्ड आप है तो आप वहां पर लेके आइए, दलीलें लेके आइए, 19 और 45 की बात आएगी। अभी मुझे लगता है क्योंकि जिस प्रकार तुषार मेहता अपनी बात रख रहे हैं कि उनको 6 महीना पहले बुलाया गया, नहीं आए, वो अपने आप को जज समझ बैठे, तो यहां पर 19 और, क्योंकि ये अगर गुस्सा दिलाएंगे बेंच को, तो बेंच फिर से रगड़ने की कोशिश तो करेगी ही, और पूछेगी ही कि ईमानदारी के साथ कि भाई आप बताइए कि आपने गिरफ्तार किस आधार पर किया है। जी राजीव जी, और जब मेहता ने कहा कि अगर उन्होंने सहयोग किया होता तो शायद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, और अब्बा कहते हैं कि मैं प्रचार करना चाहता हूं, तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि उनका पक्ष का तर्क जो है वो काफ़ी बड़े परिप्रेक्ष्य में, यानी आप जिसको सीमित करना चाहते हैं कि साहब वो 6 महीने पहले आया तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, ये नहीं है कि 6 महीने पहले आते गिरफ्तारी नहीं हो जाती। इसका मतलब कहने का ये उनका बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है। इसका मतलब ये कि आपने कानून का एक तरीके से पालन नहीं किया। तो मेहता कहते हैं साहब आपका निष्कर्ष जो है वो 3 दिन तक सुनने के बाद है, और हमें जो है इसका उत्तर देने के लिए समय मिलना चाहिए। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि ठीक है, उन्होंने 2 दिन तक बहस की, आप 1 बजे तक बहस कर सकते हैं।
तो इस पर मेहता ने कहा कि हमें बाध्य किया जाना उचित नहीं होगा। यानी कि राजीव जी एक तरीके से अब तुषार मेहता इस पे आ गए हैं कि किसी तरीके से दिल्ली का चुनाव निकल जाए, अरविंद केजरीवाल चुनाव को बाहर नहीं आने पाए। मिला के उनको आपने 3 दिन का समय दिया, 2 दिन का समय दिया, हमको भी समय दीजिए। यहाँ पर जस्टिस खन्ना साफ साफ कह रहे हैं कि 2 दिन नहीं, आपको 1 बजे तक का समय देते हैं। आप बहस करना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना, उनको आपने इतने दिनों तक सुना और हमको आप इतना कम समय दे रहे हैं। अब तुषार मेहता कह रहे हैं, राजू अब थोड़ा किनारे, बॉस सामने हैं और बॉस अपनी बात रख रहे हैं तो उस पर, जबकि बहुत लर्नेड है बॉस तुषार मेहता जो इनके ईडी की तरफ से वकील हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं। एक मजेदार हो रहा है, देखिए मेरे चेहरे पे भी मुस्कान इसलिए है क्योंकि एक अजीब तरह का केस है दोस्तों। इस केस में उस लेवल पे हम देख रहे हैं इस केस को जाते हुए जहां आपके पास कुछ नहीं है ईडी के पास बताने के लिए, क्योंकि जितनी दलीलें, जितने क्रॉस क्वेश्चन अभी आपके सामने सब रख रहे थे, जो साथी बाद में जुड़े हैं वो पीछे देख सकते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि ईडी से एक एक सवाल, एक एक तर्क पूछे जा रहे हैं, किसी का जवाब नहीं है। जवाब में आप सीआरपीसी की तरफ चले जा रहे हैं जबकि आप पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किए हैं। और इसीलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि हम इनको अंतरिम जमानत देने के लिए 12:30 बजे तैयार बैठे हैं। तब यहां पर तुषार मेहता कह रहे हैं, राजू तो हैंडीकैप्ड कह दिया खुद उन्होंने कि आई एम हैंडीकैप्ड, तो अब तुषार मेहता उनके बॉस कह रहे हैं कि उनको आपने इतना समय दिया। मतलब बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम लोग स्कूल में, जैसे हम लोग कहते थे नहीं 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 नहीं, आपने उनको इतना समय दिया, हमको भी दो, हम भी बोलेंगे। जो कोई हमसे अव्वल आ जाता था तो उसके लिए, तो ये बातें यहां हो रही हैं। मजेदार तथ्य है अमलेंदु जी, इन दलीलों में थोड़ी सी हम थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन यहां पर साफ साफ जस्टिस खन्ना डांट रहे हैं, इनको डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कोई बड़बड़ाहट या टिप्पणी नहीं चाहते। आप जो बड़बड़ेपन से यहां पर जो आप मरमर जो कहते हैं ना, मर्मरिंग, कि आप यहां बकबक जो कर रहे हैं, जो बुदबुदाना होता है यहां, क्योंकि वो बुदबुदाते हुए गुस्सा झल्लाहट दिखा रहे हैं तुषार मेहता। तुषार मेहता ने कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, मतलब आपने जो बड़बड़ा रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, तो हम यहाँ कोई इस तरह का नहीं चाहते हैं। तो इस पर मेहता ने कहा कि माय लॉर्ड, इस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते, यानी कि आप जो कह रहे हैं उस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। हम बुदबुदाएंगे, हम बड़बड़ाएंगे, ये कह रहे हैं साफ, योर लॉर्डशिप विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल दैट, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक अलग दिशा में जा रहा है अमलेंदु जी। जी हमारे तमाम साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मतलब अपने आप में मैंने ऐसा केस नहीं देखा जहां ईडी की तरफ से बड़बड़ाना सब कुछ हो रहा हो और जज साहब जो हैं वो डांट रहे हैं कि ये मुझे पसंद नहीं है, तो कह रहे हैं मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है। उसके बाद फिर वो कहते हैं मेहता कि साहब मुख्यमंत्री समन से बच रहे हैं, इससे गलत संदेश जाएगा और एक वास्तविक आदमी जो है उसका मनोबल गिरेगा कि उन्हें चुनाव प्रचार करने का सुख मिल रहा है। तो जस्टिस खन्ना ने कहा ठीक है, आपने जो बोल लिया, मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है हम समझ गए, आपकी आपत्ति क्या है, मतलब जो आपको कहना था आपने कह लिया, हम समझ गए आपको जो कहना है। कुल मिलाकर के यानी जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता जो है वो एएसजी और एसजी की दलील जो है वो समझ चुके हैं कि आपके तर्क क्या है और आप क्या आपत्ति कर रहे हैं, वो समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। और अदालत एक तरीके से अपना मन बना चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दिया जाना इस समय जरूरी है। और राजीव जी अगर ये और ज़्यादा बहस करेंगे तो होगा ये कि अभी इंटरिम बेल अरविंद केजरीवाल को दे दी जाएगी और ठीक है आगे 10 दिन तक और बहस कर लो, जब तक बहस करनी है। और ये राजीव जी अगर इस पे केस पे बहस और आगे जाती है तो ये कुल मिलाकर के हमेशा के लिए एक नजीर बन जाएगा कि ईडी इस तरीके की गिरफ्तारियां नहीं कर सकेगी जिसमें उसके पास नहीं। वो तो आप देख रहे हैं ना, अमानतुल्लाह के मामले में हुआ, छत्तीसगढ़ के मामले में हुआ, इन सब मामले में हमने देखा कि ईडी ने साफ साफ यहां पर अंतरिम बहस वाली जो बात थी उससे बाहर रखा और उसमें ईडी छोड़िए, ईडी तो गिरफ्तार तक नहीं कर पाई, अमानतुल्लाह को तो गिरफ्तार तक नहीं कर पाई। तो बहुत सारी बातें यहां हो रही हैं और मजेदार ढंग से ये दलीलें चल रही हैं। एक उस दिशा में ये दलीलें जा रही हैं। अब संजीव खन्ना कह रहे हैं, आप देखिए हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, हम कह सकते हैं कि गिरफ्तारी सही थी और फिर भी अंतरिम जमानत दे सकते हैं और फिर खुद को सुधार सकते हैं, हम कर सकते हैं। संजीव खन्ना ने साफ साफ कहा तुषार मेहता को कि देखा जाए। अब देखिए तुषार मेहता क्या कह रहे हैं मुझे हंसी आ रही है। वो कह रहे हैं कि ऐसे देखा जाए तो गिरफ्तारी सही है। अब यहां पे तुषार मेहता साफ साफ कह रहे हैं कि मिलॉर्ड ऐसे देखा जाए तो गिरफ्तारी सही है, क्या देखा जाए? तो इसी पे कह रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना कि चलिए अब मान लिया कि गिरफ्तारी सही थी, हम कह सकते हैं कि गिरफ्तारी सही थी, लेकिन अंतरिम जमानत तो हम दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, हमारा अधिकार, ये हमारा अधिकार है। मतलब और फिर खुद को सुधार सकते हैं, हम कर सकते हैं, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। अब
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे हैं कि देखिए जांच एजेंसी को किस स्थिति में रखा गया है, उन्होंने सहयोग नहीं करना चुना, अब वो कहेंगे कि उन्हें अप्रचार करना है, उन्होंने 6 महीने पहले सहयोग नहीं किया। अब ऐसे कई लोग, आम लोग हैं जो संवैधानिक रूप से बराबर हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके बाद जस्टिस खन्ना कह रहे हैं, दूसरे पक्ष का कहना है कि अगर मामले में समय लगता है तो बीच में ही फिर सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि ये गलत मिसाल होगी। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं इस पर निर्णय न लें, इस पर आप डिसीजन नहीं लेंगे। एक साफ साफ कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष का कहना है कि अगर मामले में समय लगता है तो इस बीच चुनाव चला जाएगा, तो इसी बीच जबकि ये कह ही रहे हैं, जस्टिस खन्ना कह रहे हैं, तो इसी बीच सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि ये एक गलत मिसाल होगी अगर आप इनको छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिसीजन आप ना लें, डिसीजन लेने का काम मेरा है, मैं बैठा हुआ हूं यहां पे, हम लोगों का काम है। उन्हें 3 दिनों तक सुना गया। फिर ये कह रहे हैं सॉलिसिटर जनरल कि उनको 3 दिनों तक सुना गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ 2 दिन तक, 3 दिन तक नहीं। देखिए ये एक बच्चों वाली बहस चल रही है अमलेंदु जी, ये बच्चों वाली बहस चल रही है। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि पिताजी डांटते हैं तो बच्चा बिल्कुल उधर वो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मम्मी डांटती है ना, ये जो होता है वही यहां चल रहा है। वो कह रहे हैं नहीं, बीच में टोक दे रहे हैं। फिर जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं सॉलिसिटर जनरल कि 3 दिन तक सुना गया, बोल रहे हैं 3 नहीं 2 दिन तक सुना गया, सिर्फ 2 दिन तक। कह रहे हैं हम राजधानी के मुख्यमंत्री, फिर सॉलिसिटर जनरल एसजी जो है तुषार मेहता कह रहे हैं हम राजधानी के मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे हैं और वो 6 महीने तक समन से बचते रहें, कृपया कोई अपवाद न बनाएं, क्योंकि ये एक वास्तविक आम आदमी को हतोत्साहित करेगा और ये दर्शाता है कि अगर आप किसी पद पर हैं तो आपको उसका फायदा मिलेगा, यानी कि आप मुख्यमंत्री के पद पे हैं तो आप इसका फायदा ले लेंगे, ये इसको दर्शाता है। संजीव खन्ना कह रहे हैं देखिए फरवरी और मार्च 2023 में नाम सामने आया और फिर कुछ नहीं किया गया, आपको उस तर्क पर भी खरा उतरना होगा। ये मामला आ गया है अमलेंदु जी कि फरवरी और मार्च में अगर अरविंद केजरीवाल का नाम आता है 2023 में, फरवरी, और यहां जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि चलिए आपकी सारी बात सुन रहा हूं मैं, लेकिन फरवरी 2023 में नाम आता है और मार्च 2024 में गिरफ्तार करते हैं, उस तर्क पर आपको खरा उतरना होगा। आप बताइए कि आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया तब तक, ये सवाल पूछ रहे हैं जस्टिस खन्ना। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू की तरफ, मतलब मुझे यह लग रहा है कि तुषार मेहता गुस्सा दिला रहे हैं बेंचेस को, बेंच में दोनों जजों को गुस्सा दिला रहे हैं तुषार मेहता, यह साफ दिखाई दे रहा है। और एक सरकार का जो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि यह मामला जो है कोर्ट का, जुडिशियरी का है, लेकिन एक दबदबापन दिखाने की कोशिश हो रही है जज के सामने। सरकारी पक्ष इस ढंग से मैंने नहीं सुना, ऐसी दलीलें मैंने नहीं सुनी जहां बिल्कुल बिहारी में कहते हैं गलथेथरी करना, जी, वो गलथेथरी है कि नहीं, ये सुनते होंगे आप लोग, बिहार का एक शब्द है गलथेथरी, तो ये गलथेथरी की तरफ है पूरा का पूरा मामला कि नहीं मुझे तो कुछ भी आपसे जुबान लड़ानी है, ये यही हो रहा है यहां पे, आपसे मुझे जुबान लड़ानी है और जस्टिस खन्ना से जुबान लड़ा रहे हैं आप, और यहां तुषार मेहता आप जुबान लड़ा रहे हैं बहुत सारी बातें। और इसी पर जस्टिस खन्ना ने डांटते हुए कहा कि 2023 के फरवरी मार्च में इनका नाम आता है और आप गिरफ्तार करते हैं 2024 के मार्च में, तब जबकि चुनाव का वक्त है, चुनाव की घोषणा हो जाती है, तब आप गिरफ्तार करते हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं किसी को, आम आदमी और कोई भी ऐसे पद पे होगा तो उसके लिए उसका नाजायज फायदा उठाएगा। ये बात यहां आ रही है अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल आ रही है। फिर उन्होंने पूछा उनसे मेहता से कि आप मतलब अपनी बहस कब पूरा कर सकते हैं, एक सत्र में पूरा, मतलब एक सेशन में आप पूरी कर सकते हैं अपनी बहस को, तो जस्टिस नहीं, मेहता ने कहा कि हम एक सत्र में इसको पूरा कर सकते हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि नहीं ये संभव नहीं है किसी भी हाल में, मान लीजिए हाँ अनुमति दे दें तो ये अवधि वापस थोड़ी आ जाएगी, मतलब समय निकल जाएगा वापस थोड़ी आ जाएगा। तो फिर राजू पूछते हैं कि साहब संजय सिंह ने अपनी जमानत का दुरुपयोग किया, फिर मेहता कहते हैं कि सीएम के हस्ताक्षर के अभाव में प्रशासन नहीं रुकता, वे हस्ताक्षर नहीं करते, ये अनसुना है। तो इस पर जस्टिस खन्ना ने सिंघवी से कहा कि उन्होंने जो कहा उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब ये जो कह रहे हैं जो एसजी राजू और एसजी मेहता जो हैं जो कह रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है। उन्होंने सिंघवी से सवाल किया है राजीव जी, अब देखते हैं सिंघवी साहब क्या जवाब देते हैं। अब सिंघवी साहब को लाया गया है, अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को बुलाया गया है, उनसे कहा गया है, जस्टिस खन्ना ने कहा कि राजू ने जो बातें कही हैं और तुषार मेहता ने जो बातें कही हैं, इस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, क्या दलील हैं। अब जस्टिस खन्ना के सवालों का जवाब देने के लिए यहां पर बुलाया गया है अभिषेक मनु सिंघवी को और कहा गया है कि आप क्या कहेंगे। ये जो मामला है, मामला क्या चीज का है, तो इन एब्सेंस ऑफ सिग्नेचर ऑफ सीएम एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट स्टॉप
ही डज नॉट साइन दिस इज अनहार्ड ऑफ। ये साफ साफ मेहता कह रहे हैं कि वो साइन नहीं कर पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है, काम करने में दिक्कत हो रही है और ये सब यहाँ पे हो रहा है। इस पर जस्टिस खन्ना ने सिंघवी को कहा कि उन्होंने जो कहा है उस पर आप क्या कहेंगे। अब जस्टिस खन्ना के सामने अभिषेक मनु सिंघवी, जो उस समय से चुपचाप अपनी बात सुन रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी दलीलें पेश की हैं कि उन दलीलों के बाद खुद जस्टिस खन्ना जो हैं वो यहाँ पर अपनी बात वो उन्हीं सवालों दलीलों पे जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। अब यहाँ पर जस्टिस खन्ना के सामने सिंघवी साहब ने भी अपनी बात रखनी शुरू कर दी हैं। सिंघवी साहब की बातें क्या कुछ आ रही हैं, जरा ये बताइए अमलेंदु जी। जी, जस्टिस खन्ना ने कहा कि भाई इस मामले में आप कैसे अपवाद हैं इसको बताइए, इसकी योग्यता पे मत जाइए, मतलब इसकी क्राइटेरिया क्या है इस पर मत जाइए कि क्या इसके जो है वो नॉर्म्स उस पर मत जाइए, ये बताइए कि आप इसमें अपवाद कैसे हैं, मतलब आपको इसमें क्यों कर दिया। तो सिंघवी ने कहा कि आप एक सीएम को जमानत नहीं दे रहे हैं, ये मेरे तर्क का एक व्यंग है एक तरीके से, और कि वह आदतन अपराधी नहीं है, इसलिए जो है ये इसमें जो है केस जो है वो अन्य केस से अलग है, क्योंकि वो चुना हुआ मुख्यमंत्री एक तरीके से और वो आदतन अपराधी नहीं है। और राजीव जी यही सवाल जो था वो जस्टिस खन्ना ने कहा था बिल्कुल बिल्कुल कि वो साफ साफ कहा है कि यू आर नॉट ग्रांटिंग अ बेल टू अ सीएम, दिस इज और ये बहुत कि आप एक सीएम को बेल ग्रांट नहीं कर रहे हैं, जमानत नहीं दे रहे हैं और वो आदतन अपराधी नहीं है। आप ऐसे नहीं है कि किसी अपराधी को बेल ग्रांट कर रहे हैं या किसी सीएम, मैं व्यंग कर रहा हूं आपके ऊपर, लेकिन ये सही है कि ये जो मेरा आर्गुमेंट है ये उसी दिशा में जिस दिशा में अभी संजीव खन्ना जस्टिस खन्ना ने कहा था कि आप ये मत मानिए कि वो सीएम है और ये आप जानिए कि वो सीएम है और इतना ही नहीं वो आदतन अपराधी भी नहीं है। जो आदतन इतना बोला था कि बीच में ही तुषार मेहता कूद पड़े थे और उनको डांट लगाई जस्टिस खन्ना ने। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं अमलेंदु जी, सिंघवी की बातों में और साफ साफ और उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कहा कि अपने आप को उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों तक ही सीमित रखें और मैं हाँ जस्टिस खन्ना ने कहा कि अपने आप को आप उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों तक ही सीमित रखिए। सिंघवी ने कहा मैं पोर्टफोलियो सहित मुद्दे पर हूं, इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, मैं पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के साथ मुद्दे पे हूं और पोर्टफोलियो रहित मुद्दे पे हूं। पोर्टफोलियो रहित मुद्दा यानी कि सीएम नहीं है लेकिन फिर भी वो अपराधी नहीं है। उन्होंने साफ साफ यानी कि अरविंद केजरीवाल ये मान लीजिए कि वो सीएम नहीं है, यहां कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी ये मान लिया कि वो सीएम नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं बार बार जस्टिस खन्ना कि वो सीएम है, तुषार मेहता कि वो सीएम है इसलिए आप उनको ग्रांट कर रहे हैं जमानत। ये अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि थोड़ी देर के लिए मानिए कि वो पोर्टफोलियो रहित है यानी कि वो सीएम नहीं है, उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी असंवैधानिक है साहब। ये कह रहे हैं यहां पर साफ साफ सिंघवी कि हम एक आम इंसान आम नागरिक होने के नाते भी कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी ही असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। यही बात यहां बार बार कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी और उन्हीं का के पक्ष को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए जब सवाल कर रहे थे संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना यहां पर अमलेंदु जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष यहां पर दिखाई दे रहा है और बहुत ही मजबूत पक्ष दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल का, बहुत ही मजबूत पक्ष, जहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जस्टिस खन्ना के पास जो दलीलें आई हैं, पहले जो दलीलें रखी गई थी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, वो दलीलें बहुत इंपॉर्टेंट रखी गई, बड़ी दमदारी के साथ रखी गई। और जैसे इन्होंने कहा कि आप किसी सीएम को बेल नहीं ग्रांट कर रहे हैं, ये मेरा व्यंग समझिए, मैं व्यंग कर रहा हूं आप, क्योंकि वो अपराधी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो मुद्दा है उसी के इर्द गिर्द रहिए, बाहर मत जाइए, जस्टिस खन्ना ने कहा। तो इन्होंने फिर कहा सिंघवी ने कि नहीं साहब मिलॉर्ड, मैं उसकी बात कर रहा हूं, एक आम आदमी की बात कर रहा हूं जो पोर्टफोलियो रहित है, जिसके ऊपर किसी भी ढंग का कोई अपराध नहीं है, वो आदतन अपराधी नहीं है। अमलेंदु जी जी और ये भी सिंघवी ने कहा राजीव जी, और उस बात पे आ गए कि देखिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को बड़ा कर रहे हैं जो समाज के लिए खतरा, मतलब वो सवाल किया, फिर क्या कि जिसे 9 सावन पे ना आने का सवाल उठा। फिर सिंघवी ने कहा कि आखिरकार जब आपने मुझे गिरफ्तार किया तो उस वक्त भी तो मैं नहीं आया था।
तो यानी कि आपने जब मुझे 9वें समन के बाद आपने गिरफ्तार किया तो उस समय भी मैं आपके सामने नहीं गया था, तो आपने 9 समन पहले गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? और यही सवाल जस्टिस खन्ना ने राजीव जी ईडी से कहा कि भाई आपने इनका जुलाई 2023 में इनका नाम आ गया था, तो आपने अब तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और यही तर्क जो है वो दिया हुआ था। यानी राजीव जी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली बार, यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि मैंने सीबीआई के सामने गए, सीबीआई के सामने पेश हुआ, मैं आपके समन का जवाब दिया, अब ईडी के समन का जवाब दिया, वो 5 बार जवाब नहीं देते और आप आकर के मुझे, अगर मैंने ना आकर ढाल बनाई तो आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? केवल 2 लोगों को सेक्शन 50 बयान के बिना गिरफ्तार किया गया, उनके पास कोई सामग्री नहीं थी। मैंने सीधे तौर पर सीबीआई को जवाब दिया, ईडी को के समन का जवाब दिया, वे 5 बार जवाब नहीं देते। सिंघवी कह रहे हैं सब कुछ, सिंघवी बहुत इंपॉर्टेंट तरफ लेके जा रहे हैं। 50 2 लोग कौन? संजय सिंह यहां संजय सिंह का मामला भी सामने लेके आ रहे हैं साफ साफ अभिषेक मनु सिंघवी, और कह रहे हैं कि केवल 2 लोगों को आपने सेक्शन 50 के तहत गिरफ्तार नहीं किया है, वो 2 लोगों में से एक तो मैं ही हूं, यानी अरविंद केजरीवाल हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट दिशा में जाती हुई और बहुत शानदार केस जो है वो दिखाई दे रहा है। और इस केस में अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम फैसले की तरफ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 12:30 बजे से हम जमानत पे बात करेंगे जी, और 12:40 हो चुका है, और 12:40 हो चुका है, और 1 बजे तक बहस की टाइम उसने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 बजे तक हम बहस पूरी कर लें, और जबकि वहां पर उन्होंने कहा, जस्टिस एसजी तुषार मेहता ने कहा कि उनको आपने 3 दिन दिया, तो उन्होंने कहा खन्ना ने, जस्टिस संजीव खन्ना ने कि 3 दिन नहीं 2 दिन, और आपसे भी बात कर रहा हूं मैं। तो ये अब देखिए आगे क्या कुछ होता है, लेकिन यहां पर सिंघवी अपनी बात पूरी दमदारी के साथ रखते हुए, और सिंघवी बार बार कह रहे हैं, उस दिशा में लेके जा रहे हैं जहां सिंघवी कह रहे हैं कि आपने मुझे गिरफ्तार इलीगल किया है। मैं सीएम रहूं ना रहूं, एक आम आदमी भी रहूं, लेकिन मैं आदतन अपराधी नहीं हूं, और मेरे पास जो दलीलें हैं उन दलीलों के आधार पर और जो साक्ष्य हैं उस आधार पर आपने मुझे गिरफ्तार इलीगल किया है, मेरी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है। यह साफ, और वही बात शुरुआत मैं वही लेके जा रहा हूं कि जैसे जस्टिस खन्ना ने कहा था कि ये 100 करोड़ के केस को आपने 1100 करोड़ का केस कैसे बना दिया। सवाल पूछा जस्टिस खन्ना ने कि ईडी से कि 100 करोड़ रुपए के केस को आपने, जो कह रहे हैं कि हवाला का केस है, ये हवाले में ये इतना पैसा 100 करोड़ रुपया जो है वो उधर ट्रांसफर हुआ है, गोवा ट्रांसफर हुआ है, उस केस को आपने इतना कैसे बना दिया, किस ढंग से बना दिया, ये सारी बातें वहां हो रही हैं। और ये बहुत ही मजेदार है केस। अमलेंदु जी आगे क्या कुछ होता है? जी राजीव जी, तो मतलब अब सिंघवी जो है वो चंद्रबाबू नायडू के केस का भी हवाला दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि 21 मार्च तक इनके पास जो था कोई बेस नहीं था कि ये मुझको गिरफ्तार कर सकें, और मतलब इनके पास कोई तर्क नहीं था 21 मार्च तक ये मुझको गिरफ्तार कर सकें, और इन्होंने मुझे 21 मार्च को एक तरीके से कहा जाए वो गिरफ्तार किया है। तो सिंघवी अब यही बता रहे हैं कि किस तरीके से ईडी ने नॉर्म्स का पालन नहीं किया, जो कि पीएमएलए एक्ट के तहत नॉर्म्स थी जिनके आधार पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना था। वो कह रहे हैं कि कृपया राणे का मामला देखें, सामान्य जमानत शर्तें लागू की गई। फिर शिवशंकर दास उड़ीसा का मामला वो बताते हैं, चंद्रबाबू नायडू का बताते हैं कि मतलब प्रेस साक्षात्कार या सार्वजनिक टिप्पणी देने की शर्तों के साथ सामान्य जमानत की स्थिति, मतलब जमानत की स्थितियां क्या हो सकती हैं, क्या क्या शर्तें लगाई जा सकती हैं, वो शर्तों की बात कर रहे हैं। जबकि संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की कोई शर्त नहीं लगाई थी। ये बात इसलिए राजीव जी चूंकि ईडी की तरफ से दलील दी गई कि संजय सिंह ने जो शर्तों की, जो जमानत की शर्तें थी, उन नॉर्म्स का जो पालन नहीं किया, वो जो पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं इस पे मतलब ये सिंघवी ये बता रहे हैं कि भाई उसमें कोई शर्तें नहीं थी, और जो शर्तें दी जाती हैं तो उसमें बाकायदा नॉर्म्स जो तय की जाती हैं, क्या क्या शर्तें हैं। यानी कि चंद्रबाबू नायडू के मामले में था कि वो प्रेस से बातचीत नहीं करेंगे, साक्षात्कार नहीं देंगे, वो सारी चीज़ शर्तें लागू की गई थी। ये जो है वो बता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी इस समय अदालत को। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, अदालत को अभिषेक मनु सिंघवी बहुत सारी बातें यहां बताते हुए दलील, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी को कहा गया है कि अब आप अपनी बात रखिए, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृपया हमें अंतरिम जमानत पर संबोधित करें। यहां हम अंतरिम जमानत की तरफ जा रहे हैं, और बता दें कि वो 6 महीने में 9 बार समन को टाल चुके हैं। ये बताइए कि आखिर क्यों। यहां पर जस्टिस खन्ना ने पूछा, तो यहां पर एसजी ने कहा कि अगर अदालत हमें अंतरिम जमानत का जवाब देने के लिए कहती है तो इस अदालत को उनकी भूमिका
याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए। केवल अगर वो प्रचार नहीं कर रहे हैं तो आसमान नहीं गिर जाएगा सिर्फ इसलिए कि उनके पास समय खत्म हो रहा है। ये यहां तक कैसे पहुंच सकता है? यहां पर सीधा सीधा एक प्ली ली जा रही है, एक दलील दी जा रही है। बचाव पक्ष जो है, ईडी का कहना है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि अगर उनको आप जमानत नहीं देते हैं और चुनाव प्रचार में नहीं जाते हैं तो आसमान नहीं गिर जाएगा। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप मुझसे अगर बात कर रहे हैं तो आप बात कीजिए सीधा अंतरिम जमानत पे। अंतरिम जमानत पे की तरफ ही मैं बात कर रहा हूं और मैं उधर ही जा रहा हूं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू पे अब सीधा सीधा मामला जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी, जहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि यह केस अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जा सकता है। अमलेंदु जी 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 बिल्कुल राजीव जी, ये केस बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं और जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने वहां दलील पेश की राजीव जी, उससे साफ समझा जाता है कि मामला उसी तरफ जा रहा है। चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलील रखी थी राजीव जी पिछली सुनवाई पे, आज ठीक उसी तरीके की सवाल जो है वो जस्टिस खन्ना ने ईडी से सवाल किए। यानी उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछली सुनवाई में कहा था कि भाई जुलाई में आखिरी बार जो मेरा नाम दिया गया, जुलाई से लेकर के आपने मुझको, मतलब जुलाई 23 में नाम आया, आपने मुझको गिरफ्तार किया है 21 मार्च 2024 को। यानी 9 महीने तक आपने, अगर मैं इतना खूंखार अपराधी था तो आपने मुझे खुला क्यों छोड़ दिया, आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो यही सवाल राजीव जी एक तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी से पूछा गया कि भाई आपने जब 2023 में नाम आ गया था तो आपने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया था? फिर आपने जब एसजी ने कहा कि साहब उन्होंने 9 समन की जो थी वो अवहेलना की, वो 9 समन पर नहीं पहुंचे। और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा भाई हमने इनके सारे समन का जवाब दिया, रिटन में हमने इनका जवाब दिया, सीबीआई ने हमको बुलाया, हम उसके सामने उपस्थित हुए सीबीआई के सामने। आपने जब 9वें समन के बाद मुझे गिरफ्तार किया तो उस समय जिस आधार पे आपने मुझे 9वें समन के बाद गिरफ्तार किया, उसी आधार पे आप मुझको पहले समन के बाद भी गिरफ्तार कर सकते थे। क्योंकि आपके पास तब जुलाई 23 से लेकर के और 21 मार्च 2024 को जब आपने मुझको गिरफ्तार किया, उस समय तक आपके पास कोई आधार बदले नहीं है। यानी आपने उसी बयान के आधार पर मुझको गिरफ्तार किया है जो जुलाई 2023 में एमएसआर ने दिया था। यानी जो अप्रूवल बन गया था उसका जो बयान है उसके आधार पे आपने मुझको 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया। तो तब तक भी आपके पास कोई आधार नहीं था, तो आपने तब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? राजीव जी, कुल मिलाकर के इसका मतलब जो ईडी ये तर्क दे रही थी कि साहब ये अरविंद केजरीवाल को इसलिए नहीं मिलनी चाहिए कोई छूट कि साहब ये चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, अब ये मामला उस तरफ आ रहा है कि ईडी ने बिल्कुल 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 यहाँ पे अभिषेक मनु सिंघवी साफ साफ कह रहे हैं कि 21 मार्च को गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं था। 21 मार्च को आपने गिरफ्तार क्यों किया? कृपया नारायण राणे का मामला देखिए, सामान्य जमानत शर्तें लागू की गई। फिर शिवशंकर दास उड़ीसा का मामला देखिए, फिर आप चंद्रबाबू नायडू का मामला देखिए, कुछ महीने पहले की है। और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस साक्षात्कार करते हैं, सार्वजनिक टिप्पणी देने की शर्तों के साथ सामान्य जमानत की स्थिति में वो आ जाते हैं। ये सब कुछ सार्वजनिक रूप से आप साक्षात्कार भी कर सकते हैं, यानी इंटरव्यू दे सकते हैं, आप पब्लिक में जाकर के अपनी बातें रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये सारी बातें यहां पर कहते हुए यहां साफ साफ कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ये सारी चीजें क्यों नहीं? आप नारायण राणे को छोड़ देते हैं, आप शिव शंकर दास को छोड़ देते हैं, आप चंद्रबाबू नायडू को छोड़ देते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं? और इन सबको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत भी देते हैं, आप इनको सार्वजनिक टिप्पणी करने की भी इजाजत देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो आखिर अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं? ये सारी बातें यहां आ रही हैं, साफ साफ आ रही हैं। और यहां कोर्ट ने और इसमें एक बात और भी कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनका कहना है कि आम आदमी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सिर्फ 9 बार समन की अनदेखी की गई, फिर आपके खिलाफ आरोप आना आपकी संलिप्तता को दर्शाता है। ये डॉक्टर सिंघवी से पूछा गया है कि ये एसजी का कहना है कि आपने अवहेलना की, आपके पास इतने समन भेजे गए। इसी पर डॉक्टर सिंघवी यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि इस अदालत ने यह देखने में कुछ समय बिताया है कि ये आदमी अपराधी नहीं है, अपराध में डूबा हुआ नहीं है, वो कोई आदतन अपराधी नहीं है। पंजाब में पहले और दिल्ली में 25 को चुनाव हैं,
सुप्रीम कोर्ट ने पहले जमानत देते समय कहा था कि वो किसी व्यक्ति को राजनीतिक भाषण आदि संबोधित करने से नहीं रोक सकता है। ट्रायल कोर्ट ने प्रचार न करने जैसी शर्तें दी थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलट दिया। बिना पोर्टफोलियो वाले मुख्यमंत्री क्या बिना पोर्टफोलियो वाले प्रधानमंत्री भी हुए हैं? क्या ये संवैधानिक तर्क हैं? ये साफ साफ अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि बिना पोर्टफोलियो वाले प्रधानमंत्री भी हुए हैं। यहां तो आप बिना पोर्टफोलियो वाले मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। सिंघवी कह रहे हैं लोकतंत्र बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का हिस्सा है। क्या व्यक्ति समाज के लिए खतरा है? क्या यह आदमी समाज के लिए खतरा है कि इसको आप रोक रहे हैं? क्यों नहीं इसको जमानत मिलनी चाहिए? क्यों नहीं इसके केस को अवैध घोषित करना चाहिए? ये सारी बातें यहां अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं। एक बहुत ही शानदार दलील की तरफ जाता हुआ यह केस बहुत शानदार दलील देते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, अमलेंदु उपाध्याय जी। और यहां पर जो बातें हो रही हैं ये उस दिशा में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। ये बातें जहां अरविंद केजरीवाल को आज अभी लग रहा है कि अभी से थोड़ी देर बाद कुछ न कुछ राहत मिलते हुए हम देखेंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं। ये बिना पोर्टफोलियो के ही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो हैं, यहां पर साफ कहा जा रहा है। और यहां पर अब मैं देख रहा हूं जस्टिस दत्ता भी आ गए हैं। जस्टिस दत्ता कह रहे हैं अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। ये जस्टिस दत्ता कह रहे हैं। जस्टिस खन्ना कह रहे हैं यहां पे कि ये मालिकाना हक का सवाल है, सार्वजनिक हित का है, सामाजिक कामकाज में हस्तक्षेप हम नहीं चाहते हैं। और मतलब ये कि अगर मान लीजिए हम आपको रिहा कर देते हैं तो फिर आप अपने जो आधिकारिक कर्तव्य हैं उनका पालन हम नहीं चाहते कि आप उसका पालन करें। मतलब कि आप एज ए मुख्यमंत्री जाकर के वहाँ काम करने लगना, हम ये नहीं चाहते। आपको रिहा किया जाएगा चुनाव के लिए तो आप चुनाव का काम करें। मुझे लगता है राजीव जी उनका कहने का मकसद शायद यही है कि आपको चुनाव के लिए इंटरिम बिल दी जाएगी तो आप चुनाव का जाकर के काम करें। सिंघवी ने कहा कि इसमें कि भाई ये नई जो है एक्साइज पॉलिसी है। तो जस्टिस दत्ता ने कहा कि अगर चुनाव नहीं होते तो अंतिम जमानत का सवाल ही जो है वो नहीं उठता। यानी कि चुनाव की वजह से इंटरिम बिल दी जा रही है। ये एक तरीके से राजीव इसका मतलब कि इंटरिम बिल तो दे चुका है सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत। ये मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। ये ब्रेकिंग खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी वो ऑर्डर नहीं है, लेकिन जो बातें जो बहस आ रही है उसमें साफ साफ कहा जा रहा है। जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि हम ये यहां पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, साफ कर देना चाहते हैं कि अगर हम आपको रिहा करते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि आप आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें, यानी कि आप ड्यूटी पे जाएं। यह साफ कहा जा रहा है कि आपको यह अंतरिम जमानत हम देते हैं, आपको रिहा करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जाइए और आधिकारिक तौर पे आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठिए। फिर यहां पर साफ साफ दूसरी बात जो हो रही है वो ये कि पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। सिंघवी कह रहे हैं कि पूरा देश मुझ पर नजर रखेगा, खास तौर पर ईडी। ये बहुत अपमानजनक होगा। 1.5 साल तक कुछ नहीं किया गया, उसके बाद आप मेरे ऊपर नजर रखेंगे। नई एक्साइज पॉलिसी है, ये सब कुछ ये मालिक। फिर यहां पर जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि ये मालिकाना हक का सवाल है, सामाजिक हित का है सवाल है, सामाजिक कामकाज में हस्तक्षेप हम नहीं चाहते हैं। ये सारी बातें कही जा रही हैं। अगर चुनाव नहीं होते तो, अब जस्टिस खन्ना उसके बाद कह रहे हैं अगर चुनाव नहीं होते तो हम अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन चुनाव है इसलिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं, जस्टिस दत्ता कह रहे हैं। तो ये बात जो है ये साफ समझिए कि अंतरिम जमानत तो ये दे चुके हैं। अंतरिम जमानत की तरफ ये कोर्ट ऑलरेडी जा चुका है। लेकिन वहां पर क्यों दे रहे हैं? कुछ नियम शर्तें लगाने की बात हो रही है। तो नियम शर्तों में ही उन्होंने कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कि आप देखिए नारायण राणे को देखिए, शिवशंकर दास को देखिए, आप देखिए चंद्रबाबू नायडू को देखिए, इन सबको आपने जमानत दी है और पूरी छूट दे रखी है। तो हमारे यानी कि अरविंद केजरीवाल को आप पूरी छूट क्यों नहीं देंगे? बात यहीं पे आके अटक रही है कि आप पूरी छूट दीजिए। जी और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कराई गई, उस गिरफ्तारी के पीछे मकसद क्या था कि अरविंद केजरीवाल चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ना लेने पाए। वो राजीव जी ईडी का मकसद जो है, जो मंशा है, वो यहाँ ध्वस्त होती हुई एक तरीके से साफ तौर पर नजर आ रही है कि ईडी यानी ईडी का मतलब भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में जो नई हिस्सा ले पाए, वो जो है ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा। हालांकि सिंघवी कह रहे हैं कि मैं एक बयान दूंगा कि वह किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, इस शर्त के साथ कि एलजी इस आधार पर कोई काम नहीं रोकेंगे कि मैंने किसी शर्त पर किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए। और ये कहा भी अभिषेक मनु सिंघवी ने कि साहब फाइल इसलिए लौटा दी गई कि उस पर अरविंद केजरीवाल के दस्तखत नहीं थे, मुख्यमंत्री के दस्तखत नहीं थे। तो
ये भी जो है आप मतलब हम कहेंगे कि एलजी भी कोई फाइल इसलिए नहीं लौटाएंगे कि उस पर मुख्यमंत्री के दस्तखत नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण है। सिंघवी ने कहा कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जिसमें पूर्वाग्रह हो, इसे मेरा वक्तव्य ही रहने दीजिए, इसको मेरा स्टेटमेंट ही रहने दीजिए। राजीव जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर बहुत सारी बातें आ रही हैं। एक जो आंतरिक खींचतान है वो भी बताया जा रहा है, उस खींचतान को भी यहां दर्शाया जा रहा है। अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि मैं एक बयान दूंगा कि वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, एक शर्त के साथ कि एलजी इस आधार पर कोई काम नहीं करें, रोकेंगे कि मैंने किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए। कह रहे हैं कि अगर चलिए आप कह रहे हैं कि मैं आधिकारिक तौर पर कोई काम नहीं करूंगा, तो चलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एलजी कोई फाइल रोक दें, एलजी फाइल लौटा दे कि नहीं जी मुख्यमंत्री का सिग्नेचर नहीं है इसलिए मैं काम नहीं करूंगा, मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा, मुख्यमंत्री से सिग्नेचर करा के लाओ। तो ये है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह सकता हूं जिससे पूर्वाग्रह हो, जिसमें पूर्वाग्रह हो, इसे मेरा वक्तव्य ही रहने दीजिए। साफ साफ कह रहे हैं कि ये मेरा वक्तव्य ही रहने दीजिए, मेरा ये पूर्वाग्रह नहीं है कि मैं एलजी का नाम ले रहा हूं। एलजी का नाम एक उदाहरण के रूप में मैंने दिया है चूंकि ऐसी घटना घटी है। इस पर तुषार मेहता फिर कह रहे हैं कि सभी निर्णय अंतिम आदेश थे। उनका कहना है कि लोकतंत्र बुनियादी ढांचा है और ये मेरा मौलिक अधिकार है, लेकिन भोजन का अधिकार भी ऐसा ही है। बड़ी संख्या में बहुत से लोग जेल में बंद हैं, क्या आम आदमी का अधिकार कम है? अब यहां कह रहे हैं कि बहुत लोग जेल में बंद हैं और उनको भी मौलिक अधिकार है, तो क्या ये कम है? यानी कि ये तुषार मेहता अभी लगे हुए हैं कि इनको जमानत ना मिले। ये साफ दिखाई दे रहा है कि तुषार मेहता कह रहे हैं कि और लोगों के भी मौलिक अधिकार हैं और उन अधिकारों का भी पालन होना चाहिए। ये यहां पर दिखाई दे रहा है। अमलेंदु जी जी राजीव जी, अच्छा मजे की बात राजीव जी ये है कि इस केस में आकर के जो तुषार मेहता यहाँ बता रहे हैं कि ये आम आदमी के भी मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जब यही आधार पर मामला की सुनवाई होती है राजीव जी, तो सरकार की तरफ से कह दिया जाता है या जो एक्ट आया था उसका इस स्नूपिंग वाला, उसमें कि आम आदमी की कोई वो नहीं है, मतलब आम आदमी के पास कोई अधिकार नहीं है कि उसकी निगरानी नहीं की जा सकती। आधार के मामले में सरकार की ये दलील थी। तो यानी जो आप दलील एक बार सुप्रीम कोर्ट में दे चुके उसके खिलाफ आकर के आप यहाँ जो है दलील दे रहे हैं ताकि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलने पाए। मतलब किस तरीके से सरकारी पक्ष राजीव जी अपनी दूसरे केस में दलीलों की आकर के खुद काट करता है, वो यहाँ इस मामले में समझा जा सकता है राजीव जी इस तरीके से कि जिस तरीके से यहाँ दलील दी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से जमानत नहीं मिलने पाए। कुल मिलाकर राजीव जी जब समझ में ये आता है कि ईडी की या इस सरकार की मतलब केंद्र सरकार की मंशा ये रही कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने पाए और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के चुनावों में कुछ फायदा इसका मिल जाए, लेकिन वो अब एक तरीके से कहा जाए वो सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। और सिंघवी ने जो तर्क दिया राजीव जी कि ठीक है आप कहते हैं कि साहब हम कोई मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे, जो विधायी कार्य है वो हम नहीं करेंगे, हम मान लेते हैं, लेकिन इसके साथ फिर शर्त ये भी है कि एलजी भी जो है हमारी कोई भी फाइल जो वापस नहीं लौटाएंगे कि साहब इस पर एलजी के दस्तखत नहीं है, चूंकि एलजी ने इस तरीके की फाइल्स राजीव जी वापस लौटाई हैं। ये बात अभी आ चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एलजी ने ऐसी फाइलें लौटाई हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि ये मेरी दलील ये पर्सनल वो है, उसको उसी हिसाब से लिया जाए, किसी का मैं नाम ले रहा हूं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप ऐसा अगर मैं कोई काम ना करूं, अगर मैं बैठा ही चुपचाप रहूं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप मुझे उन आधिकारिक कामों से रोक रहे हैं। और लेकिन चलिए वो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन बात यहां यही है कि एलजी काम को ना रोकें। तुषार मेहता भी अपना पक्ष रख रहे हैं, कह रहे हैं पहले ये पहले ये दिल्ली चुनाव के बारे में था, अब वो पंजाब चुनाव कहते हैं। कृपया राजनीतिक नेताओं को एक अलग वर्ग के रूप में चिन्हित न करें। जेल में एमडी हैं, वे कह सकते हैं कि कंपनी दिवालिया हो रही है और अंतरिम जमानत मांग सकते हैं। अब ये कंपनी की तरफ चले गए और कह रहे हैं कि पहले ये दिल्ली चुनाव की बात कर रहे थे, अब पंजाब चुनाव की बात कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि आप एक आदमी जेल में एमडी है तो कंपनी दिवालिया हो रही है, इसलिए मुझे अंतरिम जमानत दे दीजिए। तो ये यहां पर तुषार मेहता अपनी बात रख रहे हैं। जी, और बड़ी खबर ये है कि तुषार मेहता बैठ गए, उन्होंने कहा कि साहब तथ्यों को महामहिम मतलब मीडिया के सामने प्रस्तुत किया जाए और कृपया अंतिम जमानत पर विचार ना करें। तुषार मेहता ने कहा इसके बाद अब दोनों जजेस जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं, यानी कि थोड़ी देर में राजीव जी अरविंद केजरीवाल की इंटरिम बेल पे फैसला आ सकता है। हो सकता है कि ये 1 बजने जा रहा है, इससे पहले ही फैसला आ जाए, चूंकि 1 बजे तक का समय ईडी को दिया गया था कि आप 1 बजे तक अपनी बहस को कंक्लूड कर लीजिए और अदालत इस पे अब कोई फैसला निश्चित तौर पे अभी थोड़ी देर में देने जा रही है, चूंकि दोनों जज जो हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि
किस तरीके से ये फैसला आना है राजीव जी, मुझे लगता है कि 2-3 मिनट के अंदर। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बहुत बड़ी खबर, क्योंकि तुषार मेहता फाइनली बैठ गए हैं और उन्होंने बिल्कुल एक तरफ राजू तो हैंडीकैप्ड अपने आप को कह ही दिए थे, एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने अपने आप को कहा देन आई एम हैंडीकैप्ड, अब मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद वो बैठ गए थे। अब तुषार मेहता भी बैठ गए, वो कह रहे हैं कि अब मैं मेरे पास जितना था वो फैक्ट्स मैंने प्रेजेंट कर दिए हैं योर लॉर्डशिप, और अब लेकिन एक बात आपसे कहूंगा कि प्लीज डू नॉट कंसीडर इन इंटरिम, अंतरिम जमानत को कंसीडर मत कीजिए। और उसके बाद वो बैठ गए। इनके पास अब दलील देने के लिए कुछ नहीं है। दोनों जज आपस में चर्चा कर रहे हैं। 1 बजने में 2 मिनट बाकी है और इन 2 मिनट में आपके सामने फैसला आएगा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है या कुछ और मिलता है। ये सारी बातें 2 मिनट में आएगा। तो यहां पर बहुत फिर से खड़े हो गए एसजी मेहता। अच्छा, एसजी मेहता फिर से खड़े हो गए जी, फिर खड़े हो गए। आप कुछ केसेस का हवाला दे रहे हैं मेहता साहब, कुछ केसेस का हवाला दे रहे हैं, कुछ अलग अलग केसेस का हवाला दे रहे हैं। थोड़ा सा वो परेशान नजर आ रहे हैं, कुछ बुदबुदा भी रहे हैं, कुछ बड़बड़ा रहे हैं। कोर्ट ने कहा भी और देखा आपने कि किस ढंग से बिल्कुल वो स्थिति, हालांकि कोर्ट के सामने ये नहीं होना चाहिए जो बुदबुदाने, मतलब आप सिर्फ जज के ऊपर बुदबुदाने लगे तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। और वहां पर कोर्ट ने डांटा भी, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा एसजी ने कि मैं ऐसा करने से अपने आप को रोक नहीं सकता हूं। तो यहां पर बिल्कुल ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और राजू दोनों बिल्कुल परेशान नजर आ रहे हैं। और यहां दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंह भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से पक्ष रखते हुए वो बहुत ही शानदार ढंग से बातों को शुरुआती दौर में ही इस ढंग से उन्होंने रखा है कि उन्हीं बातों पर सवाल करते हुए नजर आए थे यहां पर जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता, खासकर जस्टिस खन्ना। लेकिन जस्टिस खन्ना ने साफ कह दिया था कि अगर अंतरिम जमानत पर नहीं करना अंतरिम जमानत तो आपकी दलील होनी चाहिए। और पहले हम बात धारा 19 पे जाएं, किसी और पे जाएं, उन सब पे हम बात करें। लेकिन उससे पहले हम बात ये जरूर करना चाहते हैं कि चुनाव का समय है और हम इसमें जाएं कि और दें, हम इनको बेल दें ताकि ये चुनाव के वक्त जाकर एक राजनेता होने के नाते चुनाव प्रचार में हिस्सा ले पाएं। ये सारी बातें होती रही। जस्टिस मेहता ने, एसजी मेहता ने यह भी कहा, तुषार मेहता ने यह भी कहा कि आप ये पहले दिल्ली चुनाव की बात कर रहे थे, आप पंजाब चुनाव भी ले आए। और जहां तक मुझे ध्यान है पंजाब चुनाव आखिर में है जी, पंजाब चुनाव सबसे आखिर में पंजाब का चुनाव है। तो उस लिहाज से भी यानी ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो इनके उसमें रहेगा, ये दिखाई देता है। जी जी, अब जो तर्क दे रहे हैं एसजी मेहता जो है वो कह रहे हैं कि वह जेल में है, उन्हें अपने अधिकार छोड़ने होंगे विधायक या राजनीतिक नेता के रूप में, मतलब विधायक के तौर पे या मुख्यमंत्री के तौर पे जो भी उनके अधिकार हैं उनको छोड़ने होंगे। बिना पोर्टफोलियो के मंत्री आमतौर पर कोई सम्मानजनक बात नहीं है। मतलब आप सम्मानजनक क्या है क्या नहीं है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से सम्मानजनक जो है वो मंत्री नहीं है, मतलब मुख्यमंत्री सम्मानजनक नहीं है, ये बताने की कोशिश जो है वो एसजी मेहता जो है वो कर रहे हैं। राजीव जी बिल्कुल, वो जेल में है, उन्हें अपना अधिकार छोड़ना होगा। विधायक या राजनीतिक नेता के रूप में जो भी अधिकार है उसे छोड़ना होगा। बिना पोर्टफोलियो के मंत्री आमतौर पर कोई सम्मानजनक बात नहीं है। बिना पोर्टफोलियो के मंत्री है, यानी कि साफ साफ अब बात दूसरी तरफ चली गई है दोस्तों। बात यह चली गई है कि चलिए उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये कह रहे हैं तुषार मेहता कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनको एमएलए पद से इस्तीफा देना चाहिए। कोई एमएलए कोई मंत्री बना हुआ बिना पोर्टफोलियो का मंत्री है, ये कैसे हो सकता है, इसको इस्तीफा। अरे भाई, मुख्यमंत्री पद तो अपने आप में पोर्टफोलियो है। मुख्यमंत्री पोर्टफोलियो बांटता है और मुख्यमंत्री पहले वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, फिर वो पोर्टफोलियो बांटता है। तो वो कैसे बिना पोर्टफोलियो का है? ये अपने आप में पोर्टफोलियो मतलब उनके पास विभाग, मुख्यमंत्री अपने आप में राज्य का मुखिया है, तो उसके पास विभाग रहे ना रहे, वो तो सारे विभागों का मुखिया है वो। तो उसके पासपोर्ट, तो ये कह रहे हैं कि उनको जो, चूंकि वो जेल में है, उन्हें अपने अधिकार छोड़ना चाहिए। वो सब कुछ अपने पास रखे हुए हैं, मुख्यमंत्री का पोर्टफोलियो छोड़ना चाहिए, एमएलए का पद भी छोड़ना चाहिए, यानी कि वो विधायकी से इस्तीफा दें, विधायक न रहें, एमएलए न रहें, वो मुख्यमंत्री न रहें। ये सारी बातें यहां कह रहे हैं। और दूसरी बात कि वो जब उसको छोड़ देंगे आप, तो वो अपने घर पर बुलाएगा दोस्तों को और वो फिर दिखाएगा कि कैसे काम करते हैं। ये सारी चीजें होंगी। ये
जो है ये अपने आप में ये बहुत ही हास्यास्पद होगा। यानी कि आप जो छोड़ने जा रहे हैं, आप अंतरिम जमानत देने जा रहे हैं, उस पर विचार कीजिए। अभी थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, लेकिन अब खड़े हुए और फिर अपनी बात रख रहे हैं, थोड़ा सुस्ता करके, थोड़ा सोच करके, और हर तरह से कि अब उनका कहना यही है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ दें, वो पोर्टफोलियो छोड़ दें, एमएलए ना रहें। ये सारी बातें कही जा रही हैं। अब मतलब इस पे आ गए कि इंटरिम जमानत दे दीजिए, मतलब राजवी समझा जा सकता है कि मिलोड आप इंटरिम जमानत दे दीजिए, मगर इनसे कहिए ये मुख्यमंत्री ना रहे जी, ये मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। अब इस पे आ गए, मतलब किस तरीके के तर्क राजीव जी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है राजीव जी की इस केस पे पूरी दुनिया की निगाहें होंगी और पूरी दुनिया ये देखेगी कि सरकारी पक्ष जो है, यानी मोदी जी की सरकार का जो सॉलिसिटर जनरल है, वो किस तरीके के तर्क एक चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है वो भारत की सर्वोच्च अदालत में खड़े होकर के इस तरीके के तर्क दे रहा है। पूरी दुनिया में राजीव जी ऐसे तर्कों की जगह सही होगी। मुझे लगता है एस जी मेहता साहब को जो कम से कम अपने तर्क कुछ गंभीर तर्क रखने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो तर्क रखना है, किसी जिला न्यायालय में या किसी मुंसिपल मजिस्ट्रेट के सामने इस तरीके के तर्क नहीं रखने। वहाँ चलिए चल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के और इतने हाई प्रोफाइल केस में जिसकी कि सारी दुनिया में एक तरीके से राजीव चर्चा, जिस पे यूनाइटेड नेशन कह चुका है कि हम इस पर नजर रखे हुए हैं, जिस पर तमाम देश जो कह चुके हैं, हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर किस तरीके से विधायी प्रक्रिया, किस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे मामलों में कम से कम तर्क जो है वो गंभीर होने चाहिए, खासतौर से राजीव सरकारी पक्ष की तरफ से। बिल्कुल, सरकारी पक्ष की तरफ से ये तर्क बहुत गंभीर होने चाहिए। लेकिन यहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साफ साफ कह रहे हैं कि उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए और इनफैक्ट उनको एमएलए भी नहीं रहना चाहिए। ये कैसा पद है कि मंत्री बने हुए हैं लेकिन आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, बिना पोर्टफोलियो का कैसे है? और वो अब घर पे अपने दोस्तों को बुलाएगा और वो वहां पर अपने आप में ये दलील बड़ी अजीब टाइप की है और लोगों को दिखाएगा कि वो कैसे काम करता है ना। मेरा दोस्त, मतलब वो अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहे हैं कि माय फ्रेंड वुड शो द मैनर इन विच ही फंक्शंस, यानी केजरीवाल मेरा दोस्त, ये उनके लिए अभिषेक मनु सिंघवी को कह रहे हैं की तरफ इशारा करते हुए कि देखिए वो अपने घर पे बुलाएंगे अरविंद केजरीवाल और उसके बाद में और दिखाएगा कि वो कैसे काम कर रहा है, जबकि उसके पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है, कुछ नहीं है, आधिकारिक तौर पर वो काम करने के लायक नहीं है, उसके सारे काम का सारे अधिकार रोक लिए गए हैं। तो ये सारी बातें कही जा रही हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव तक छोड़िए, उसके बाद आप कह रहे हैं दिल्ली में चुनाव है, अब आप पंजाब के चुनाव की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी दलीलें जो दी गई हैं कि कहा गया कि आप देखिए अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से शिवशंकर दास को देखिए, आप नारायण राणे को देखिए, आप फिर इधर चंद्रबाबू नायडू को देखिए, इन सबको देखिए, इन सबको आपने पूरी तरह से छूट दे रखी है। इनको इंटरव्यू करने की छूट दे रखी है, सार्वजनिक भाषण देने की छूट दे रखी है, सार्वजनिक बयान देने की छूट दे रखी है, पब्लिक मीटिंग्स करने की छूट दे रखी है। और हमारे मुवक्किल को, हमारे क्लाइंट को आप कह रहे हैं कि नहीं, इसको कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये कहां तक जायज है? ये सारी बातें हो रही हैं और इन बातों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आधे घंटे, अभी लंच हम लेते हैं और लंच के बाद आधे घंटे तक, जी हां, हाफ एन आवर हम आपकी बात और सुनेंगे, उसके बाद हम अपना फैसला सुना देंगे। साफ साफ यहां पर कोर्ट ने कहा है अमलेंदु जी राजीव। और उसके बाद फिर मेहता ने कहा, जैसे उन्होंने कहा कि हम आधे घंटे बाद जो है, मतलब आधे घंटे के लिए आपके तर्क सुनेंगे, तो एस जी मेहता बीच में उन्होंने कहा कि साहब उनकी भूमिका जाने बिना उन्हें रिहा करना उचित नहीं होगा। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि ठीक है, इसे हम ध्यान में रखेंगे, 2 बजे हम जो है फिर से मिलते हैं, मतलब 2 बजे कोर्ट असेंबल होगी और 2 बजे से 2:30 बजे तक जो एएसजी राजू हैं, ईडी की तरफ से जो उपस्थित हुए, उनकी दलील जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और 2:30 बजे जो है फिर इसका मतलब राजीव जी फैसला आ जाएगा। तो 2 बजे से 2:30 बजे तक जो है ये सुनवाई फिर से शुरू होगी। अब ये समझा जा सकता है राजीव जी। राजू आके बोले कि केस की फाइलें आ गई हैं, वो बोले केस की फाइलें आ गई हैं। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि लंच के बाद इसको देखेंगे। 2 बजे लंच पे हम जा रहे हैं, अब 1:05 हो गया है और लंच पे जा रहे हैं। 2 बजे हम देखेंगे आपकी फाइल को, केस की फाइल को भी, और इसे रख लिया उन्होंने और इसको ध्यान से बिल्कुल रखेंगे, हम इसको सुनेंगे, लेकिन आधे घंटे का समय हम आपको देंगे, आधे घंटे से ज़्यादा का समय नहीं देंगे। आधे घंटे में अपनी आप बात पूरी रख कीजिए और उसके बाद जो भी हमको करना होगा, जमानत
जमानत देनी है या कुछ और करना है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो एक अलग दिशा में जाता हुआ ये केस दिखाई दे रहा है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पहलू यहां पर दिखाई दे रही है, जिसमें ये केस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अरविंद केजरीवाल की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजीव जी, काफी ज्यादा अरविंद केजरीवाल की तरफ झुका हुआ केस दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से आज सवालात किए गए हैं ईडी से, माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से, तो वो सारे सवालों को जवाब जो है ईडी की तरफ से देने में सक्षम जो है वो एएसजी राजू नहीं हुआ। और एक तरीके से उन्होंने तो ये कह के मतलब कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मैं तो आप मतलब तर्क नहीं रख सकता, वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। हालांकि बाद में था उनको सहारा एसजी तुषार मेहता ने आकर के थोड़ा सा दिया, लेकिन तुषार मेहता भी आखिर में आकर के बड़बड़ाने लगे एक तरीके से। तो बड़बड़ा ही रहे थे, जिस पे टोका भी संजीव खन्ना ने टोका भी कि नहीं आप हमारे ऊपर बुदबुदा नहीं सकते, बड़बड़ा नहीं सकते। तो इन्होंने कहा कि मिलॉर्ड मैं रोक नहीं सकता। मतलब यहाँ बिल्कुल हताश परेशान नजर आ रहे थे दोनों, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू भी, ये दोनों राजीव जी नजर आ रहे थे एक तरीके से काफ़ी हताश। और एक बात राजीव जी जो स्पष्ट हुई वो ये हुई कि किसी भी तरीके से ईडी की तरफ से मतलब ये प्रयास थे कि अरविंद केजरीवाल को इंटरिम जमानत ना मिलने पाए और वो किसी तरीके से चुनाव में हिस्सा ना लेने पाए। और राजीव जी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की ही इसीलिए गई ताकि वो किसी भी तरीके से चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ना लेने पाए, क्योंकि बीजेपी को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने सामने आकर के राजीव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहा था, उनके तमाम पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अलग अलग, और ये कहा था कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन से बाहर आ जाएं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जब अरविंद केजरीवाल ने इनकार कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, तब जाकर के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करा दी गई। इसका मतलब राजीव जी जो 9 समन भेजे गए तो ये इंतजार किया जाता रहा कि अरविंद केजरीवाल का अगला पॉलिटिकल मूव क्या होगा, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। और ये चीजें राजीव जी एक तरीके से कहा जाए कि जो ईडी की जो मंशा है, जो किस तरीके से वो पॉलिटिकल बॉसेस से गवर्न हो रही है, ये सारी चीजें राजीव जी सुनवाई के दौरान समझी जा सकती हैं। जो तर्क एक तरीके से ईडी ने रखे हैं और उनकी जिस तरीके से कार्ड जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी ने की है उससे, और जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने सवाल किए हैं, उनके तीनों के आलोक में राजीव जी अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि ये पूरा मामला पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। पूरा प्रयास ये था भारतीय जनता पार्टी का और ईडी का कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल इस चुनावी प्रक्रिया से बाहर रहें, अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के साथ जाकर के चुनाव प्रचार ना करने पाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का स्टेक सिर्फ दिल्ली में नहीं था, सूरत में, गुजरात में भी उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन है, पंजाब में वो अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, गोवा में गठबंधन है, दिल्ली में गठबंधन है। तो यानी कि जो कई बड़े राज्य हैं वहाँ किस असम में गठबंधन है। तो इस तरीके से ये प्रयास किया गया कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन को मतलब ये एकजुट ना होने पाए। कुल मिलाकर राजीव जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के चुनाव में उसका मुकाबला ना करें, उसमें वो विफल होती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय को इसके लिए धन्यवाद भी बनेगा कि डेमोक्रेसी जिस समय स्टेक पर है, एक तरीके से कहा जाए लोकतंत्र के ऊपर गंभीर खतरे दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे समय में उच्चतम न्यायालय के बहुत से आदेश जो हैं वो एक ज्योति पुंज की तरह राजीव जी रास्ता दिखा रहे हैं इस लोकतंत्र को। जी बिल्कुल, उच्चतम न्यायालय का आदेश अभी देखना होगा कि क्या कुछ आदेश आता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय या कहें तो सुप्रीम कोर्ट, इसने इस केस को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। और दिलचस्प बनाया है दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, और उन्होंने इस केस को इसलिए दिलचस्प उस दिशा में लेके वो चले गए जहां अमूमन अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उनको कहा जाता है कि पहले जमानत मांगा जाए, अंतरिम जमानत मांगी जाए, या कुछ और कहा जाए पूर्ण जमानत मांगी जाए। लेकिन यहां पर न जमानत की तरफ न जाकर वो सीधा चले गए उस दिशा में जहां इस केस को ही, उनकी गिरफ्तारी को ही अवैधानिक यानी कि गैर कानूनी घोषित किया जाए। और गैर कानूनी घोषित करवाने के तहत उन्होंने जो दलीलें दी हैं उन दलीलों में इतना दम है कि यहां पर हाफते हुए नजर आया ईडी का पक्ष। और ईडी के पक्ष में 2 लोग, पहले तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू खड़े हुए और उनका साथ देने के लिए आज तुषार मेहता भी पहुंचे। दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से रोका जाए। अभी तक घोषित तौर पे जमानत नहीं मिली है, लेकिन यहां पर अब जमानत की शर्तें क्या हो उस पर बात हो रही है। यानी कोर्ट ने यह कह दिया है कि हम जमानत देने जा रहे हैं, ये माना जाए। अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन कोर्ट की जो बातें हुई हैं उस आधार पे अब जमानत में यह कहा जा रहा है कि शर्त क्या हो, नियम व शर्तें क्या हो। कोर्ट ने कहा कि आपको आधिकारिक रूप से हम काम करने नहीं देंगे। तो इस पे भी बात हुई है, इस पे भी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप मुझे आधिकारिक रूप से काम करने नहीं देंगे, मैं नहीं करूंगा काम।
नहीं साइन करूंगा किसी फाइल पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एलजी वापस कर दें फाइलें और कहें कि उसने साइन नहीं किया, सीएम ने साइन नहीं किया है, इसीलिए मैं नहीं करूंगा। फिर उधर तुषार मेहता कहते हैं, एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि ये कैसा बिना पोर्टफोलियो का ये किस टाइप का पद है कि आप मंत्री भी बने हुए हैं और आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं, पोर्टफोलियो नहीं है आपके पास में, ये कैसे हो सकता है। ये बातें यहाँ रखी गई हैं और इन दलीलों के आधार पर उसमें इस केस की फाइल भी मंगवाई इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कि फाइल लेके आइए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप इतना साल कैसे लगा सकते हैं, 2 साल से ज्यादा एक केस में और सिर्फ उस केस की छानबीन ही कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा है। 100 करोड़ का मामला आप पहले दिखा रहे थे, अब कह रहे हैं 1100 करोड़, तो उसमें आप कह रहे हैं कि उसमें चूंकि वो फायदा हो गया, यानी कि 100 करोड़ की चीज जो है वो 1100 करोड़ की हो गई, इसलिए 11। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुर्म 100 करोड़ पे बनता है, 1100 करोड़ पे नहीं बनता, तो इसलिए आप 1100 करोड़ की तरफ मत जाइए, 1100 करोड़ जिसको कहते हैं उधर मत जाइए। तो ये सारी बातें यहां पर बहुत सारी दलीलें आई हैं और इन दलीलों में ये साफ दिख रहा है, इन दलीलों के आधार पर यह साफ दिखाई दे रहा है कि यह केस अरविंद केजरीवाल का केस बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा में, बहुत मजबूत दिशा में जा रहा है। 2 बजे इस केस पर अब फिर से सुनवाई होनी है और 2 बजे सुनवाई से पहले इन्होंने कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हम आधे घंटे का समय आपको देंगे। और इसमें यह भी देखिए अमलेंदु जी कि जब इन्होंने कहा कि मैं 1 बजे तक आप अपनी बात यहां रख लीजिए, तुषार मेहता को कहा, तो तुषार मेहता वहां भी थोड़ा सा मतलब अपने अंदाज में बात करते हुए नजर आए कि उनको 3 दिन का समय दिया, मुझे 2 दिन, मुझे एक भी दिन नहीं। तो उन्होंने कहा साफ साफ जस्टिस खन्ना ने कि 3 दिन नहीं, उनको 2 दिन का समय दिया था, 2 दिन सुनवाई हुई है और आज तो सुबह से सुनवाई नहीं की हो रही है, यही बात कर रहे हैं, तो 1 दिन तो इनका गया ही। तो अभी ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि इसके बाद आधे घंटे तक तुषार मेहता अपनी बात रखेंगे। इस बीच थोड़ी सी दलीलें और भी सोचेंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल को फंसाया जाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पर साफ दिखाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल का यह केस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्त में है मजबूती के साथ। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या शर्तें, नियम और शर्तें लागू होती हैं। लेकिन एक दलील बहुत इंपॉर्टेंट दी है यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कि आप मेरे लिए वो शर्त लागू कर रहे हैं, लेकिन आपने नारायण राणे को छोड़ते समय वो शर्त लागू की थी, आपने शिवशंकर दास उड़ीसा वाले को छोड़ते हुए वो शर्त लागू की थी, आपने चंद्रबाबू नायडू को छोड़ते हुए ये शर्तें लागू की थी, नहीं की थी, तो मेरे ऊपर ये शर्तें लागू क्यों हो। और संजय सिंह का नाम भी बार बार आया इसमें कि संजय सिंह जाकर कहीं भी भाषण दे रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं। बात यह भी आई कि पहले आप दिल्ली के चुनाव की बात कर रहे थे, अब पंजाब का तुषार मेहता ने कहा, अब पंजाब के चुनाव की बात भी कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आएंगी, लेकिन इसके साथ साथ ये केस बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ चुका है और हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। दोस्तों एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे 1:50 पर, चूंकि 2 बजे से ये शुरू होगा, तो 1:45 या 1:50 पे हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। और दूसरा हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारी सहयोगी बुशरा खानम उस कार्यक्रम को कर रही हैं, जिसमें आज चुनाव का दिन है और आप जानते हैं कि ये जो चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तीसरा फेज वो किस दिशा में जा रहा है। कोर्ट की बातें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो तीसरा फेज है वो किस दिशा में जा रहा है। 2 फेज कहा गया, माना गया कि 2 फेज जो हैं वो कहीं ना कहीं उधर गया है, यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। क्या तीसरा फेज भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? हमारी सहयोगी बुशरा खानम